बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान इशाल अदनान और मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर और तमाम अहले इस्लाम को हज की बहुत बहुत मुबारक हो। अब सिर्फ चंद घंटे बाकी रह चुके हैं, ईद की खुशियाँ बांटने का वक्त आ चुका है और जिस तरह से हम देख रहे हैं एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। असल खूबसूरती इस बात में है कि हम अपने आसपास मौजूद ज़रूरतमंदों और गरीब अफराद को भी अपनी इन खुशियों में याद रखें। बिल्कुल जी, ईद से एक दिन पहले या ईद के दिन यह एहसास मज़ीद अहम हो जाता है कि हमारे मुआशरे में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो बुनियादी ज़रूरियात के लिए भी मोहताज हैं। हम सब के अगर हम अपनी इस्तात के मुताबिक उन सब की दिलजोई करने की कोशिश करेंगे, मदद करेंगे, उनके लिए कपड़े, खाना या नकद इमदाद भी फ्राहम कर देंगे तो न सिर्फ उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आती है बल्कि हमारी ईद भी हकीकी मानों में मुकम्मल होती ही तब है। और इस्लाम भी हमें यही दर्स देता है, यही तालीम देता है कि खुशियाँ सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के साथ मिल बांटने की चीज़ है, तो इसको दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और इसीलिए ईद की खुशियों में तमाम जिनका हम जिक्र भी कर रहे हैं, जो आपके अहलो अयाल हैं, उनको तो आप इन्हें याद रखना ही है, दोस्त अहबाबों को भी याद रखना है, लेकिन यतीमों मुस्तहिक अफराद को बिल्कुल ना भूलिएगा। और इस जिम्मेदारी को ऐसे तरीके से निभाने की कोशिश रियासत भी कर रही है। हमें अपने तई इंडिविजुअली भी ये कोशिश करनी है क्योंकि हमसे भी इसका सवाल होगा। वाकई मकसद ये है कि माशरे में मोहब्बत, हमदर्दी और अखुवत की जो एक फीलिंग है, जो एक जज्बा है, उसे फ़रोग़ दिया जा सके, उसको उजागर किया जा सके। बाकी जो सुन्नत इब्राहिमी है वो तो चलती ही रहेगी और आज रात तक बल्कि सुबह गए तक और अगले तीन दिनों में भी ये भावताओं का सिलसिला तो चलता ही रहेगा। बिल्कुल, और क्योंकि कुर्बानी का फरीज़ा आप सब ने अदा करना है, हम सब का ये फरीज़ा है कि हम साथ साथ सफाई का ख्याल भी रखें। जो आलाइशें हैं उनको ठिकाने लगाने के लिए भी एक मुनज़्ज़म जो निज़ाम है उसके तहत गवर्नमेंट भी काम कर रही है और हमें भी इंडिविजुअली भी इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि हमारे अगर घर साफ़ होने ज़रूरी हैं तो हमारी गलियाँ, हमारा शहर, हमारा ये मुल्क भी साफ़ होना उतना ही ज़रूरी है। तो अब हम आ जाते हैं क्योंकि आखिरी रोज़ है भाव ताव करने का। ईद कुर्बान पर मवेशियों की जो ख़रीदारी है अब आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी है। वैसे तो व्यापारी जो है वो अपनी मनमांगे दाम मांग रहे हैं, जो ख़रीदार हैं वो भी भाव ताव कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि बहस और तकरार जारी है। अब कौन किसको राम करता है, कौन कीमतें कम करवाने में कामयाब हो पाता है, या फिर जो बेचने वाला है, व्यापारी हैं, वही अपने मनमाने दाम ले पाते हैं। ये तो देखने वाली बात है। लास्ट ईयर इशाल मैंने ये देखा कि व्यापारियों ने थोड़ी सी लालच की, बल्कि लास्ट टाइम क्या हर बार वो लालच कर देते हैं कि शायद उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कीमत मिल जाए, लेकिन हुआ ये कि आखिरी रात को ग्राहक कम पड़ गए और ख़रीदार बढ़ गए। जो व्यापारी थे उनके जानवर बढ़ गए, इस वजह से बड़ा मसला बना और उनको फिर सस्ते दामों जानवर बेचने पड़े। तो लालच से परहेज़ कीजिएगा। जिस चीज़ की जितनी आपको लागत उतनी कीमत मिल रही है तो उससे ज़्यादा की लालच के बगैर उसको निकाल दीजिए, सवाब की नीयत से भी और किसी की मदद की नीयत से भी। हो सकता है कि आपकी यही काबिज जो अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो जाए। बिल्कुल, और लगता यूँ है कि इस बार पेट्रोल महंगा होने की वजह से तमाम अशियाए ज़रूरिया भी महंगी हो चुकी हैं, तो मवेशी भी महंगे हो चुके हैं। लगता भी यूँ ही है कि जैसे ये मवेशी भी पेट्रोल पर चलते थे, इस वजह से कीमतें इतनी बढ़ गई हैं। तो जुनैद, हम मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं, तो फिर हम उनसे जान लेते हैं। बहावलपुर से राहिल ताहिर हमारे साथ मौजूद होंगे, तैयब मुआविया गुजरावाला से होंगे, एहतशाम इस्लामाबाद से होंगे, आसिफ बलोच मुल्तान से होंगे और शिराज हसन फैसलाबाद से होंगे। तमाम नुमाइंदगान से जानेंगे और सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं बहावलपुर का ही और राहिल ताहिर से जानते हैं। राहिल, आप बताइएगा बहावलपुर की मवेशी मंडियों के क्या हालात हैं? भाव ताव करने में अभी लोग कर रहे हैं, ख़रीदार आ रहे हैं, कितनी तादाद में ख़रीदार आज आखिरी रोज़ भी मौजूद हैं? जी बिल्कुल जुनैद और इशाल, कल ईद उल अज़हा है और आज जो ख़रीदार हैं वो इस वक्त ख़ासे पुरजोश हैं कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कोई मुनासिब कीमत पर जो है वो जानवर उनको मैसर हो सके। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावलपुर की मंडी मवेशिया में और आज चूँकि गहमा गहमी भी जो है वो ज़्यादा है और ख़रीदार भी इस वक्त मंडी मवेशिया में मौजूद हैं। बताइएगा, कल ईद कुर्बान है तो क्या जो है वो ख़रीदारी करने का इरादा है आपका? सर, बड़ा जानवर करने का इरादा है, लेकिन इस वक्त महंगाई बहुत है, देख रहे हैं, और सुन्नत भी पूरी करनी है। अपनी गुंजाइश के मुताबिक इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि मुनासिब मिल जाए, लेकिन महंगाई बहुत है। आप जो है वो इस दफ़ा क्या इरादा किया हुआ है, क्या कौन सा जानवर जो है वो लेंगे? मैंने इरादा किया हुआ था कि बड़ा जानवर ख़रीदूं, लेकिन जितनी महंगाई है इस दफ़ा मंडी में, तो मुझे नहीं लग रहा कि मैं इस दफ़ा बड़ा जानवर ख़रीद सकूं। मुझे लगता है कि जितनी महंगाई है मुझे लगता है मुझे बकरा ही ख़रीदना पड़ेगा। महंगाई बहुत ज़्यादा है। क्या रेट्स यहाँ पर जो है वो डिमांड कर रहे हैं? रेट्स तकरीबन
7 लाख, 8 लाख, 9 लाख बड़े जानवर में डिमांड कर रहे हैं। तो बकरे की कीमत जो है वो क्या चल रही है? बकरे की कीमत 1.5 लाख, 2 लाख तकरीबन चल रही है। आप अपने जो है साथ बरखुरदार को लेकर आए हुए, कहीं इसकी फरमाइश तो नहीं है कि बकरा ही जो है वो इस दफ़ा लिया जाए? नहीं, इसकी ख्वाहिश तो यही है कि बड़ा जानवर ख़रीदें, लेकिन जितनी महंगाई है लगता है ऐसे है कि छोटा जानवर ख़रीदना पड़ेगा। महंगाई बहुत ज़्यादा है और इस वक्त यहाँ पर जो है वो ख़रीदारों में और जो मवेशी मालकान हैं उनके दरमियान भी जो है वो चल रहा है। क्या डिमांड कर रहे हैं इस जानवर का आप? डिमांड इसकी 7 लाख कर रहे हैं। 7 लाख रुपए इसकी डिमांड है। कितना वजन है इसका? वजन इसका होगा 10 मन। 10 मन वजन है इसका। हाँ जी। तो 10 मन वजन का 7 लाख रुपए जो है वो ये क्या, ये जो हजरत साहब साथ ठहरे हुए ये कितने पैसे जो है वो आपको लगा रहे हैं? हजरत साहब 2.5 लाख कह रहे हैं। 2.5 लाख रुपया इसके 10 मन वजन का। 10 मन वजन का। पूरा साल हम इनको मुरब्बे खिलाते रहे हैं, देसी घी, मक्खन वगैरह हर चीज, दलिया वगैरह खिलाते रहे हैं और ये कह रहे हैं 2.5 लाख का दे दो। 2.5 लाख रुपए का। 2.5 लाख रुपया पूरा साल इनकी जो है वो इसमें खिदमत रही है। आपने बड़ा कम कीमत नहीं लगाई इसकी जो वज़न है सर जी, ये कह रहे हैं कि वज़न 9 मन है। मेरे ख्याल के मुताबिक इसका 3.5 मन इसका वज़न है। तो जो मैं ये समझता हूँ 2.5 लाख तो इसकी कीमत बन सकती है, 3 लाख इसकी हो सकती है। जो इतनी ज़्यादा ये कीमत बता रहे हैं तो कोई भी जो गरीब आदमी है वो सुन्नत इब्राहिमी अदा नहीं कर सकेगा जिस तरह की ये कीमतें मांग रहे हैं। यकीनन ये मेहनतें करते हैं, पूरा साल खिदमत करते हैं, इनको घी जनाब मक्खन जो खिलाते हैं, लेकिन कम से कम सुन्नत इब्राहिमी की जो अदायगी है उसके लिए आसानी पैदा की जाए। वरना इसकी जो मेन वजह है, इसलिए लोग जो है मंडी का रुख भी नहीं कर रहे कि महंगाई जो है वो आसमानों से बातें कर रही है। तो आप क्या समझते हैं कि ये कितने में आपका इनके साथ जो है वो सौदा हो जाना मैं चाहिए? ये चाहता हूँ कि हमारा जो सौदा है इसके साथ कम से कम 2.5 लाख में इससे सौदा हो जाए हमारा, लेकिन ये भाई नहीं मान रहे, बार बार कहते हैं मैं पूरा साल इसकी खिदमत करता हूँ, मैं आपको 2.5 लाख में नहीं दे। फाइनल कितने में जो है वो आप इनको दे देंगे? ये फाइनल 6 लाख में हाफिज साहब के लिए हो जाएगा, इससे 1 रुपया भी कम नहीं होगा। फाइनल 6 लाख वो में हाफिज ये वो भी हम लोगों के लिए तो वो भी रियायत नहीं होगी शायद। और इतने महंगे, मतलब आप सोचें 7 कुर्बानियाँ होती हैं एक बड़े जानवर के अंदर, 7 हिस्से होते हैं और 7 का मतलब ये है कि 7 लाख रुपया पर कुर्बानी, 1 लाख रुपया मतलब आपको चार्ज किए जा रहे हैं। तो जो आम मुतवसत तबका है वो कैसे कुर्बानी करेगा? उनके लिए तो ये भी पहुँच सवाल निशान है। और बकरा 1.5 लाख का, एक 70 का, अगर ईद से एक रोज़ पहले ये सूरत हाल है तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। हम उम्मीद करते हैं कि रात के सूरत हाल मज़ीद बेहतर हो जाए। रुख करते हैं गुजरांवाला के, जहाँ पे मौजूद हैं तैयब मुआविया। तैयब, गुजरांवाला में पहलवानों के शहर में क्या हालात हैं? मवेशी मंडियों के कितनी महंगाई है? कुछ मार्केट टूटी या उसी तरह से आसमानों पर रेट है? जी बहुत शुक्रिया जुनेद और इशाल। ऐसे कि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। पहलवानों के शहर गुजरांवाला की मवेशी मंडी की रौनकें बहाल हो चुकी हैं। शहरियों की बड़ी तादाद इस वक्त मवेशी मंडी में मौजूद है। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन गर्मी के बावजूद आज भी मवेशी मंडी में काफ़ी ज़्यादा रश दिखाई दे रहा है। चूँकि एक रोज़ बाकी है ईद कुर्बान की आमद से कबल जिन लोगों ने जानवर अब तक नहीं खरीदे वो जानवर खरीदने के लिए मुख्तलिफ मवेशी मंडियों में पहुँच रहे हैं। हम इस वक्त अलीपुर चट्ठा की जो अलीपुर चौक की जो मवेशी मंडी है यहाँ पर मौजूद हैं। खूबसूरत और नायाब किस्म के जानवर यहाँ पर मौजूद हैं। व्यापारी हजरात दूर दराज इलाकों से जानवर यहाँ पर लेके आए थे, लेकिन इनके जानवर ज़्यादातर यहाँ पर खरीदे नहीं जा रहे। महंगाई की वजह से जो ख़रीदार आता है वो विंडो शॉपिंग ही करके वापस लौट जाता है। तो शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। जानवर तो बच्चे हैं लेकिन ख़रीदार ना होने के बराबर हैं। आज कुछ रश बढ़ा है चूँकि आज आखिरी रोज़ है, लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग आ रहे हैं वो रेट सुनकर पीछे को भागते हैं। इस वक्त यहाँ पर एक भाव ताव भी चल रहा है। 2 व्यापारी और एक गाहक के दरमियान इनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे। अच्छा भाईजान बताइएगा कुछ, क्या भाईजान बताइएगा क्या कुछ जानवर खरीदा है, क्या रेट शेट चल रहे हैं? भाईजान अभी तो खरीदने आए हैं लेकिन रेट बहुत ज़्यादा है पिछले साल की निस्बत से ना। इस दफ़ा कुर्बानी महंगी है। ये जानवर है, हमें पसंद आया, हम भाई को इसका 4,10,000 रुपया दे रहे हैं, लेकिन भाई इसका 6 लाख से कम नहीं कर रहे। भाईजान आप कोई थोड़ा सा जायज़ मुनासिब करके दे। इतना खूबसूरत जानवर है, आज आखिरी रोज़ है, सुबह ईद है, तो क्यों जानवर नहीं दे रहे? भाई ना से ना ਤੁਹਾਡੇ ਆਦੇ ਭਾਈ 5 ਲੱਖ ਤੇ 80,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਏਗਾ यार 4,15,000 रुपया। नहीं भाई समझ नहीं आती यार कितने का देना, कितने का है जानवर? आप एक बात करें कि मैंने इतनी 5.5 ਦਾ ਲਾਇਓ ਭਾਈ। 4,25,000 रुपया। नहीं भाई 4,30
भाई आपने भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करनी है, इतना खूबसूरत जानवर है, रेट बढ़ाएं जानवर। भाईजान सुनते इब्राहिमी की करनी है, लेकिन इसमें यह है कि सुनते इब्राहिमी तो ज़रूरी है, लेकिन इतना महंगा है किसी को अफोर्ड नहीं भी होता, लेकिन इतना महंगा रेट नहीं है। पिछले तो यही जानवर है 3.5 लाख रुपए का, 4 लाख रुपए का जानवर था, इस साल ये इसका 6 लाख रुपया मांग रहे हैं। मैंने तो बड़े मकूल पैसे किए हैं कि 4,15,000, 20,000, 25,000 रुपया, 4,25,000 से 5.5 लाख रुपये का होएगा भाई। यस नो हाँ यार 4,30,000 रुपया नहीं भाई, नहीं इन्ना नहीं ओ चल यार 4,30,000 रुपया नहीं सुनते इब्राहिमी जी अपना अदा करनी है तो तुसी जी भाईजान दे दें, कुछ नहीं होता, 4.5 लाख। ठीक है खोलो भाई। ले जी, यहाँ पर जो खरीदार थे उन्होंने 4.5 लाख में एक यहाँ से जानवर खरीदा है। जो व्यापारी हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। इनका यही कहना है कि जानवर तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं। ये देखिए, ये जानवर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थे जो इन्होंने से जानवर ख़रीदा है। ये भाई इसको लेके जाएंगे और कल इसे अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। तो अगर बात की जाए, जो व्यापारी हजरात हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। उनका कहना यह है कि हमारे जानवरों के ऊपर अखराजात बहुत ज़्यादा आए होते हैं। जानवर को जो खल, वंडा, चोकर और चारा डाला जाता है और इसकी खूब सेवा की जाती है, इसकी वजह से खर्चा बहुत ज़्यादा इस पर आ जाता है। लेकिन जो ख़रीदार हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। ख़रीदार इसलिए परेशान हैं, उनका कहने कि महंगाई का दौर है, छोटा जानवर तो हम खरीद नहीं सकते, तो हम बड़ा जानवर खरीदने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं। परेशान दोनों तरफ ही हम देख रहे हैं, परेशानी बढ़ती जा रही है। लेकिन आपने अपनी मौजूदगी में जो डील करवाई है बहुत जानवर, अल्लाह ताला इनको मुबारक करे। और दोनों को इसी तरह से लचक का मुजाहरा करना पड़ेगा। अगर दोनों अपनी जगह फंसे रहेंगे अमेरिका और ईरान की तरह, तो फिर डील नहीं हो पाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो हमारे रिपोर्टर, हमारे नुमाइंदे ने जिस तरह से काम किया है ना, उन्होंने दोनों को लचक, दोनों को कायल किया, बिल्कुल कायल करने के दोनों को लचक के लिए कायल किया। और फिर ये जानवर जो वो खरीदा भी गया उनकी मौजूदगी में, तो ये अच्छा इनको भी सवाब इसका अता करेगा। अरे सुबह का वक्त है क्योंकि, तो इसलिए मवेशी मंडियों में उतनी ज़्यादा तो गहमा गहमी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें नजर आ रहा है कि बहुत सारे लोग जो रह गए हैं, जो आखिरी दिन का रश बढ़ता जाएगा, बिल्कुल वो पहुंचे हुए हैं। और ये रात गए तक खरीदारी होगी, बल्कि ईद के रोज भी खरीदारी हो रही है। ईद की नमाज से पहले भी लास्ट टाइम मुझे अच्छी तरह याद है, शायद आपकी बात से याद आ गया कि मवेशी मंडी में पिछले साल सुबह फजर की अजानें शुरू हो गई और अब परेशानी ये थी कि जानवर अभी तक मिला नहीं। ईद की नमाज भी पढ़नी है, कुर्बानी भी करनी है, तो सब कुछ कैसे होगा। तो फाइनली ईद की नमाज पढ़ने के बाद जाके हमने जाके जानवर खरीदा और कुर्बानी कर सके थे। तो ये सरप्राइजिंग हो जाता है आपके लिए। समटाइम आपको इजीली मिल जाता है, समटाइम बहुत मुश्किल होती है। बिल्कुल जी। तो फिर हम इस्लामाबाद का भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ एहतशाम मौजूद हैं। तो एहतशाम, आप बताइएगा इस्लामाबाद में इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्योंकि सुबह सुबह शहर इक़्तिदार में लोग क्या पहुंचे मवेशी मंडियों में, या अभी इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ा दिन चढ़ जाए और फिर हम जाएंगे, क्योंकि आखिरी रोज बच गया है। तो इसमें रेट्स क्या चल रहे हैं? जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा की तैयारियां आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी हैं और आखिरी एक दिन जो है वो रह गया है। और इस हवाले से तमाम तर मंडी जो कि इस्लामाबाद जितनी मंडियां हैं उस पर रश जो है मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी जो जानवर है वो ले सकें। और इसके साथ साथ मैं इस वक्त इस्लामाबाद के ज़िया मस्जिद जो मंडी है यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग भी आए हुए हैं, बेखसूस बच्चों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर अगर देखें खूबसूरत जानवर जो है वो यहाँ पर इस वक्त हैं। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे व्यापारियों से कि वो क्या डिमांड कर रहे हैं, वो क्या समझते हैं कितने, क्योंकि इस दफ़ा हम अगर देखें इस मंडी को थोड़े से महंगे हैं, लोग परेशान हैं क्योंकि महंगाई है। और इसके साथ साथ अगर इनकी कीमतें की देखें वो भी बढ़ चुकी हैं। हमारे साथ कुछ लोग जो है वो मौजूद हैं। सर जी, ये बताएं कि आज आप यहाँ पर आए हैं, कैसा लगा, कौन सा जानवर सेलेक्ट किया और आपको लगता है कि आप ख़रीद पाएंगे? इंशाल्लाह ज़रूर, क्यों नहीं खरीदेंगे। वैसे बजट आपका क्या है, क्या सोच रहे हैं आप? चीज़ अच्छी दिल को लगनी चाहिए, बाकी उस चीज़ बजट का कोई मसला नहीं है, चीज़ दिल को लगनी चाहिए। तो मगर रेट मुनासिब है, ये कोई नहीं कि बहुत ज़्यादा रेट है, जो सुना हुआ कि बहुत ज़्यादा रेट है, वैसा रेट नहीं है। नहीं, कहा जाता है यहाँ से सबसे जो महंगा जानवर है इस वक्त वो 13-14 लाख का है, तो फिर वो कैसा रहेगा? तो वो ज़री बात है, चीज़ देख के रेट होता है ना। 13-14 लाख बात करें तो कितना? नहीं, 13-14 लाख वही बात है, आपको बात वही, आप चीज़ लेने आप हर बजट देखनी है, ठीक है। अब हम हमारी बजट हो जी 4 लाख, हम जाकर 14 लाख वाला जानवर देखें। तो अब जो आप अपने माइंड में लेके आए हैं कि मैंने ये लेना है, तो आपको यहाँ पर मिल के कितने के मिल रहा है, मतलब उसी का हिसाब से कि आप कहें कि यार ये तो 4-4-4.5 लाख रुपए तक। लेकिन अब तक कोई बात नहीं बनी आपकी? नहीं, देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, देखें। तो अगर देखा जाए इस साल आप क्या समझते हैं, महंगा है या फिर ठीक है? मुनासिब है रेट, पिछले साल में मुनासिब रेट है, यानी कि इस दफ़ा थोड़ा सा जो है वो ठीक रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आगे हम जाते हैं, क्योंकि उनमें आप लोगों को हम कोशिश करेंगे कि इस साइड पे अगर हम देखें, ये जो जानवर हैं
ये भी काफ़ी माशाल्लाह खूबसूरत जानवर हैं, लेकिन यहाँ पर लोग नहीं आ रहे। इसकी वजह यह है कि कुछ जानवर जो है वो काफ़ी महंगे भी हैं, और इस हवाले से कुछ व्यापारी से हम बात करेंगे कि उनका क्या कहना। आप यहाँ पर बेचने आए हैं या फिर ख़रीदने आए? बेचने आए। अच्छा, ये बताएं कि आप कहाँ से आए हैं? खुशाब से। खुशाब से। और आपके पास जानवर क्या समझते हैं, कोई बिक रहा है, निज़ाम ठीक चल रहा है या फिर महंगाई? दरमियाना है, बिक रहा है। तो शहरी बड़े परेशान है, वो कह रहे हैं बड़ा महंगा जो है वो इस वक्त जानवर आया हुआ है। आप क्या समझते हैं, महंगा है? क्यों महंगा है ये भी बताएं। पीछे ही कम महंगा ना। हाँ जी, पीछे ही कम महंगा है। तो आपके पास जो सबसे महंगा जानवर है वो कितने का है? 4 साढ़े 4 लाख। तो यहाँ पर इस मंडी में तो हमने 15 लाख 14 लाख का भी देखा। वो क्या समझते हैं, वो वाकई इतना महंगा है या बनाया हुआ है? ना, वो जानवर अच्छे होते हैं ना, जो है ना वो देसी जानवर होते हैं, तो माल की कीमत है। तो आप क्या समझते हैं, इस दफ़ा अगर मंडी में बात करें, लोग जो है वो बड़े जानवर को वो ख़रीदते हैं या फिर जो बकरी बकरा है उनको ख़रीदते हैं? बड़े जानवरों को। और उसकी क्या वजह है, मतलब कोई वो सस्ता पड़ता है, सस्ता पड़ता है। यानी कि अगर साथ के हिसाब से देखा जाए तो फिर वो बड़ा जानवर जो है वो सस्ता पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी, जी बिल्कुल। इस वक्त रश जो है वो धीरे धीरे जो है वो ज़्यादा होता जाएगा, क्योंकि अभी गर्मी ज़्यादा है। तो फिर अगर शाम की बात करें, शाम के औकात में ये मज़ीद जो है वो बढ़ जाता है रश, और लोग जो अभी क्योंकि आखिरी दिन है और इस हिसाब से जो है। बहुत शुक्रिया एहतशाम, हमें इस्लामाबाद में बता रहे थे, और हमेशा की तरह इस बार भी इस्लामाबाद की जो कीमतें हैं जानवरों की, मवेशी मंडियों की, वो बहुत ही ज़्यादा हैं। बाकी शहरों में तो बुरा हाल है ही, वहाँ पे सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा होती है ख़राब। लोगों की ख़रीद से बिल्कुल ही मामला बाहर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी हमारे साथ मौजूद है आसिफ बलोच मुल्तान में, तो हम मुल्तान का भी रुख करते हैं और मुल्तान की सूरत हाल भी जानते हैं। तो हमारे साथ आसिफ हैं। आसिफ, आप बताइएगा मुल्तान में इस वक्त क्या सूरत हाल है? मुल्तान में तो अपने मवेशी बहुत होते हैं, राजनपुरी और इधर इर्द गिर्द के बहुत सारे वहाँ पर आ जाते हैं मवेशी, तो क्या वहाँ पर कीमतें कंट्रोल में हैं या फिर वहाँ भी कीमतें दीगर शहरों की सूरत हाल देख रहे हैं? जी, मुकाबला जो है वो सख्त है और वक्त बहुत कम है, और इस वक्त हम सामुराना की मवेशी मंडी में मौजूद हैं। और कल जैसे ईद कुर्बान है तो अब हम देख रहे हैं कि मवेशी मंडियों में, हालांकि थोड़ा सा मुल्तान में गर्मी भी ज़्यादा है, लेकिन हमें अब रश थोड़ा दिखाई दे रहा है। जो गाहक हैं वो अब निकलना शुरू हुए हैं, ख़ास तौर पर जो शहरी इलाकों में हम देखते हैं कि उनके पास ज़्यादा खड़ी करने की जगह नहीं होती जो है वो जानवरों को, तो वो आखिरी दिन ही को प्रेफर करते हैं। तो उस हवाले से इस वक्त भी जोड़ तोड़ का अमल जारी है, बल्कि एक इस वक्त जो है आप देख सकते हैं कि कुछ खरीदार भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, जानवर को पसंद किया? जी सर, ये पसंद किया हुआ है जानवर, ठीक है। बात कर रहे हैं इनसे। रेट बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, ठीक है। बाकी अभी कितना मांग रहे हैं जी ये किस जानवर का? जी 4.5 इसका कह रहे हैं, ठीक है। 3 महीने लगा दिया इसका, ठीक है, लेकिन भाई अभी अड़े हुए हैं। देखते हैं क्या। भाईजान 3 लगा दिया यार। सर जी, एक दिन में अगर 1000 रुपये भी जानवर खाए, 3 साल में जाके तैयार होता है, तो कोई पैसे इतने नहीं बढ़ते, इसके कोई पैसे नहीं है। अच्छा। हाँ जी, आप इंसाफ। आप कहाँ से लेके आते हो आप? मैं तो इधर मुल्तान से ही हूँ, वैसे हम यानी कि बाहर के इधर उधर हर जगह से लेते हैं जानवर। हाँ। अब कितने दे देंगे? चलें यार, हम भी सिफारिश। सर जी, मैंने 8 लाख रुपए 2 का कहा है, एक ये और एक ये वाला, 2 का फाइनल 8 लाख। एक अब कितने का देंगे? वो 3 लगा दिए। सर जी, मैं 8 लाख से कम नहीं दूंगा दोनों। 8 लाख की जोड़ी हम दोनों ही ले लेंगे, ठीक है। हमें 6 लाख में कर दो आप दोनों का। अच्छा, ये बताएं कि आज आखिरी दिन है, इतनी लेट क्यों आए? आखिरी दिन है ना, आपको पता है कि शहर में हमारे पास जगह नहीं होती, ठीक है, इसलिए एक दिन पहले ले रहे हैं कि चलो कल ईद है, ठीक है। और अभी कितनी देर हो गई आपको मंडी में घूमते? हम तो सुबह से आए हुए हैं यहाँ पे ना, ठीक है। आप भी साथ ही आए? जी जी। अच्छा, तो माशाल्लाह जानवर तो अच्छे हैं, तो अब भाई नहीं कम कर रहे तो आप भी बढ़ा लें। भाईजान जितनी रेंज हमने बढ़ा दी है, इतनी रेंज हमने कर दी है, भाई को कम करना चाहिए। आप भाई का हमने रिक्वेस्ट की है, भाई कर दें, भाई कर ही नहीं रहे हैं। अच्छा यार, बस आज आखिरी दिन है तो जाओ, फिर कल जो है ईद है तो कल अपने घर वालों के साथ ईद कर। इतने का हमें भी समझ नहीं आता। अब आप ये देखो, घास चारा हारी महंगी है, मैं कैसे दे दूं? हमें खुद नहीं इतना समझ में आता ना। अच्छा। मैंने लिए हुए तकरीबन, आपको मैं खरीद। कितना वजन होगा दोनों का? तकरीबन दोनों का वजन होगा इनका ये 12 मन गया दोनों। अच्छा। 6-6 मन दोनों का। अच्छा। हाँ जी। तो आप मीट वेट भी अगर इनका बनाओ, इतने के नहीं बनेंगे। अच्छा। हाँ जी। अच्छा जी। नहीं, अब आपको पसंद आ गए? जी जी, हमें तो आप रेट ठीक है, बढ़ा लिया हमने, तो पूरा एंड कर दिया अपना। अच्छा। चलें जी,
ये गुंजाइश थी, इनका कहना है। ये माशाल्लाह आप जानवर देखें जी, बड़ा खूबसूरत जानवर है और ये इस वक्त मंडी में आया हुआ है और इस तरह के कई जानवर इस वक्त जो हैं वो हमें मंडी के अंदर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब बस कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। तो कोशिश यही है हर किसी के जल्द अज जल्द को अच्छा जानवर ख़रीदा जाए। व्यापारी हजरात भी अपनी जगह हैं, उनका कहना है कि पूरी साल वो मेहनत करते हैं और यही एक त्यौहार होता है कि जब वो अपनी मेहनत का मुआवजा वसूल करने के लिए यहाँ पर मंडी में आते हैं। और ख़रीदार भी ज़ाहिर है इस वक्त महंगाई अरूज पे है और कुर्बानी का एक फरीज़ा है वो भी अदा करना है। वो कोशिश में यही है कि 2-4 पैसे कम में उनको अच्छा जानवर मिल जाए ताकि वो भी जाके ईद कुर्बान कर सकें। अब मुकाबला तो जी बड़ा सख्त हमें दिखाई दे रहा है और गाहक भी आना शुरू हो गए हैं। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा गाहक जो है वो उनकी जो है आने की आमद जो मज़ीद बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो व्यापारी हजरात है जो कि आज भी मौजूद हैं, अब कुछ घंटे बस रह गए हैं, कल तो ईद का दिन है, तो अब इनको भी यही है कि जल्द से जल्द इनके जानवर फ़रोख्त हो जाएँ तो अपने बीवी बच्चों के साथ घर जाके अब भाई अपने घर कोई सादकाबाद से आया हुआ है, कोई राजनपुर से आया हुआ है, कोई जो है वो दूर दराज के इलाकों से आया हुआ, तो उनकी यही एक ख्वाहिश है कि अपने प्यारों के साथ जाके ईद मना लें अगर यहाँ से जो है वो उनकी जानवर फ़रोख्त हो जाते हैं। तो हर एक जो हमें दिखाई दे रहे हैं एक रिवायती अंदाज़, एक रिवायती यहाँ पर वही चीज़ें जो हमें हर साल दिखाई देती हैं। हाँ, इस साल हमें ओवरऑल दिखाई दिया है कि पिछले साल की निस्बत गाहक बहुत कम थे, मंडी के जो रेट्स है वो कम हुए हैं। पिछले साल की निस्बत जो जानवर हम देखते थे कि 8 लाख 9 लाख का था, कदरे वो भी इस साल महंगा था, लेकिन उसकी कीमत जो है वो गिर के 6 लाख 5 लाख तक आई है, जो कि मेरे ख्याल में अभी भी आवाम की पहुंच से बहुत दूर था। इस साल जो है इसी वजह से हमने देखा कि जो व्यापारी हजरात थे वो परेशान भी दिखाई दिए। आसिफ बलोच, आप हमारे साथ मौजूद थे और पिछले साल की निस्बत इस साल रेट्स बहुत बढ़ गए हैं। जो व्यापारी हैं वो भी शिकवा कनाए, वो कहते हैं कि हर चीज़ महंगी हो गई है, चारा भी महंगा है और उनको खिलाने वाली हर चीज़ महंगी है। हमने पूरे साल मेहनत की है और हमें अब उसका फल मिलना चाहिए। और जो सुन्नत इब्राहिमी अदा करने वाले गाहक हैं, वो ख़रीदार, वो कहते हैं कि जी हमने सुन्नत इब्राहिमी अदा करनी है। इस महंगाई के दौर में इतनी सख्त भी अब नहीं रही है कि हम इतने महंगे जानवर ख़रीद सकें। तो अब भावताओ आखिरी रोज़ है, जारी है, ये दिन भर आज जारी रहेगा जुनैद, और रात गए भी जारी रहेगा। बिल्कुल जारी रहेगा और हम भी आप तक पहुंचाते रहेंगे सूरत हाल। आप भी कोशिशें जारी रखिए और दोनों एक दूसरे को कायल कर रहे हैं। बहरहाल हमारे साथ मौजूद थे हमारे नुमाइंदगान। सबसे पहले राहिल ताहिर ने लाहौर से बताया, भावलपुर से बताया, तैयब माविया गुजरांवाला से और एहतशाम इस्लामाबाद से, आसिफ बलोच ने मुल्तान की सूरत हाल से आगाह किया है। ये सूरत हाल अभी तक की है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाया जाए जिसमें हुकूमत भी थोड़ी सी जिम्मेदारी ले और इसको कंट्रोल करे। प्राइसेस यकीनी तौर पे मसाइल हैं, महंगाई है, फ्यूल प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, चारा भी महंगा है और उनको पालना भी जानवरों को यकीनी तौर पे एक बड़ा टास्क होता है। लेकिन कोई लिमिट, कोई हद मुकर्रर की जानी चाहिए ताकि ख़रीदारों के लिए भी थोड़ी आसानी हो सके। बिल्कुल, किसी के साथ भी ज़्यादती ना हो, ना ही व्यापारी के साथ ना ही ख़रीदार के साथ। और अगर इस हवाले से कोई मैकेनिज़्म बनाया जाता है तो यकीनन दोनों को ही रिलीफ मिलेगी। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ये भी बात करेंगे क्योंकि आज आखिरी रोज़ है, कल आपने ईद कुर्बा के फ़राइज़ सर अंजाम देने हैं और जब कुर्बानी हो जाती है तो फिर गोश्त खाना किस तरह से है, बनाना किस तरह से है, इन सब पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ईद उल अज़हा की खुशियों में जहां दस्तरखान लजीज गोश्त के पकवानों से भर जाते हैं, वहीं मैदे के मरीज़ों के लिए भी ये दिन ख़ास एहतियात का तकाजा करता है। तो एहतियात ज़रूरी है। ब्रेक्स अपनी जो है वो उनको ठीक रखिए, सही जगह पे कहाँ लगानी है ब्रेक, कितना आपका जो डिज़ायर थी वो पूरी हो चुकी है, उसके बाद बाकी खाने का बहुत मौका मिलेगा, बहुत दिन है आपके पास। बिल्कुल, और ज़्यादा चिकनाई वाला गोश्त होता है, बेकायदा खानों के औकात नहीं होते, ज़रूरत से ज़्यादा खाने की आदत होती है, फिर अक्सर पेट और मैदे के मसाइल बढ़ा देते हैं। ना सिर्फ वो जिनको स्टमक इशूज़ हैं, वो लोग भी जो नॉर्मल हालात में बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं, वो भी बदहज़मी, गैस और तेज़ाबियत जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है उनको। उसकी रीज़न भी बहुत सारी बताई जाती हैं, क्योंकि जो कसाई हजरात होते हैं वो लंबे टाइम तक उनके पास टाइम कम होता है तो वो जानवर को लटका के नहीं रखते, जिसकी वजह से पूरा ब्लड ड्रेन नहीं होता गोश्त के अंदर से, जानवर के अंदर से, और वो फिर भारीपन और वो बहुत सारे मसाइल मैदे के रहते हैं। तो ये हम जानेंगे कि क्या दवाई पहले खा लें फिर गोश्त खा लें, या फिर खाना पकाते वक्त ही दवाई डाल लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, या फिर सिर्फ दवाई खा लें। ये दवाई आपने किसका नाम रखा हुआ है ये भी बता दें। अच्छा, ये दवाई मेडिसिन जो नेचुरल मेडिसिन है, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि ऐसे हर्ब्स, जड़ी बूटियाँ, जमाल गोटा को रखा हुआ है कि मेहमान थोड़ा खाना खाएं, उनको जमाल गोटा खिला दिया जाए और फिर
वो आइंदा एहतियात बिल्कुल नहीं, मैं नेचुरल मेडिसिन की बात कर रही हूँ कि अगर वो ऐसी कोई जड़ी बूटियाँ आके वो अगर खाने में डाल दिया जाए तो फिर क्या खाने ज़्यादा ईजी रहेंगे आपके लिए या आपको बीमार नहीं करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद है इस वक्त अदरीस खान साहब, नेचुरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं आप। वेलकम टू आपको खान साहब, और आप ही हमारे देखने वालों की रहनुमाई कीजिए, हमारी भी कीजिए कि क्या खाना चाहिए और औकात कार क्या डिसाइड होने चाहिए, सिलेक्ट होने चाहिए कि ये मॉर्निंग में मैंने इतना, लंच में इतना, डिनर में इतना, या कभी भी कुछ भी खा सकते हैं, बस जड़ी बूटियाँ साथ रख लें। सबसे पहले थैंक यू। इसमें ये है कि ये ईद का दिन होता है। एक तो सबसे अच्छी बात ये है कि हम सारा साल जितना भी गोश्त खाते हैं उन सबसे ज़्यादा जो सेहतमंद गोश्त होता है वो हमें कुर्बानी पे देखने को मिलता है। अच्छा। आम तौर पे जो कसाब ज़िबा कर रहे होते हैं वो या बूढ़ा जानवर होता है या वो जानवर होता है जो बीमार होता है, डेफिनेटली वो उसको कहीं ना कहीं उसकी हेल्थ कंप्रोमाइज़ होती है जो सेल हो रहा होता है आम तौर पे, क्योंकि सेहतमंद या खुश जायका या खुश अखलाक या खुश बदन जानवर आम तौर पे फार्मर भी सेल नहीं करता, वो ज़्यादातर वही सेल हो रहे हैं, कुर्बानी के लिए रख देते हैं उसे। कुर्बानी के लिए खुश अखलाक भी कहा, अखलाकियात भी इसमें मैटर करती हैं। हाँ जी, बिल्कुल मैटर करती है। वो ठोड नहीं मारेगा। ठोड नहीं मारेगा। तो ये एक बहुत लजीज गोश्त होता है, सेहतमंद गोश्त होता है और स्पेशली न्यूट्रिशनल वैल्यू से बहुत इनक्रेजिंग होता है, मतलब फुल होता है कि जो आप अपने बच्चों को इस्तेमाल करवाएं या बुज़ुर्गों को इस्तेमाल करवाएं। लेकिन इसमें दूसरा मसला ये होता है कि हम बेलगाम होकर उसको खाना शुरू कर देते हैं ना। उसमें यह है कि आप दिन में 3 टाइम खाना है तो तीनों टाइम गोश्त खाने के बजाय आप एक टाइम गोश्त खाएं, एक टाइम सब्ज़ी खाएं, और ताकि इतदाल के साथ रहें। हम इस ईद पे ज़बान को तो खुश करते हैं लेकिन मैदे की खुशी भूल जाते हैं। अगर इस लेकिन अगर डॉक्टर साहब सॉरी टू कट, आपको काटना पड़ रहा है, अगर गोश्त ज़्यादा हो जाए, फ्रिज में पूरा नहीं आ रहा, तो फिर भी वो खा खा के 3-4 टाइम ही तो बराबर करना है ना, लेवल करना है। उसका और तरीका भी होता है ना कि उसको रोटेशन में रखें। आप किसी के घर भेजें, कोई आपके घर भेज रहा होगा, वो रोटेशन में चलता रहेगा ना, तो इकट्ठी एक जगह पे जगह होना तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड होती है ना। तो उसमें ये होता है कि आप मैदे को खुश करने के लिए उसको थोड़ा थोड़ा दें। और सबसे अच्छी बात ये भी होती है कि ईद पे छुट्टियां होती हैं, सारे कारोबार बंद होते हैं, दफातर बंद होते हैं, तो वेले बंदे को वैसे ही भूख लगी रहती है, थोड़ी थोड़ी देर बाद ये भी सही है। तो आप जब भी खाएं उसमें सबसे ज़्यादा जो एहतियात करनी चाहिए वो उन लोगों को करनी चाहिए जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, शुगर के मरीज़ हैं या गुर्दे के मरीज़ हैं। ये 3 मरीज़ ऐसे हैं जिनको गोश्त की ज़्यादती ज़्यादा नुकसान देती है। अच्छा, शुगर के मरीज़ के लिए सिर्फ गोश्त ही नहीं बल्कि हम जो गोश्त के साथ दूसरी चीज़ें ऐड करते हैं ना वो ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। इसमें नान है, कोल्ड ड्रिंक है, आइसक्रीम है, इस तरह की चीज़ें जो उसको और बढ़ा देती हैं, उसकी कैलोरीज़ को और उसकी इनडाइजेशन को बढ़ाती हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदेह है। उससे बेहतर ये है कि आप बेशक गोश्त खाएं, उसमें ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाले के बजाय हल्का नमक रखें, हल्के मसाला जात रखें, और उसको जब आप इस्तेमाल करेंगे वो इजी टू डाइजेस्ट होगा। और इस गोश्त के साथ आप कोल्ड ड्रिंक की बजाय अगर आप कहवा इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ज़ूद हज़म भी होगा। और जब आप पका रहे हों उस वक्त भी अगर आप उसमें पुदीना शामिल करते हैं या उसमें नींबू का रस शामिल करते हैं या अदरक शामिल करते हैं या पपीते का पाउडर शामिल करते हैं, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो गोश्त को ज़ूद हज़म बनाती हैं। वो आप इजीली खा भी सकते हैं और वो आपको भारीपन भी नहीं करती। तो खान साहब, ये गोश्त के ज़्यादा खाने से एक्सेस ऑफ ईटिंग मीट कोई किसी भी तरह का हो, एक तो ये कि ज़्यादा नुकसानदेह कौन सा होता है, बीफ या मटन, और अगर खुदा न खास्ता आप ज़्यादा खा लेते हैं, जज्बात काबू में नहीं रहते आपके, तो फिर कौन कौन सी बीमारियां लाक हो सकती हैं? देखिए, नुकसानदेह ये दोनों जो बीफ और मटन हैं ये रेड मीट में आते हैं, ये एक जैसे ही होते हैं। इसमें चूँकि सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होती है लेकिन उसके साथ साथ इसमें आयरन भी ज़्यादा होता है, विटामिन B12 भी ज़्यादा होता है, इसमें एनर्जी भी ज़्यादा होती है, कैलोरीज भी ज़्यादा होती हैं। तो ये वैसे आम लोगों के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए जो ग्रोइंग एज में होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। और इसमें नुकसानदेह सिर्फ इसी वजह से होता है कि कोलेस्ट्रॉल इससे ज़्यादा बढ़ता है। और अगर आप आर्गन मीट पर ज़्यादा फोकस करते हैं, जैसे कलेजी है, फेफड़े हैं या मगज़ खाते हैं, आप पाए खाते हैं, तो ये यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ाते हैं। इससे जो फौरी तौर पे तेज़ाबियत मैदे की बढ़ सकती है और आपको, हाँ देखिए, ये गर्म होता है ना गोश्त, तो गर्मी की चीज़, जैसे चीज़ आप मैदे में डालते हैं, कोई भी गर्म चीज़ आप डालते हैं तो वो उससे एसिडिटी बढ़ती है। वो आप चाहे चिकन को भी अगर तेज़ मिर्च मसाले लगा के डालेंगे तो वो भी आपको तंग करेगा। अच्छा, अगर हम मिर्च मसाले ना डालें, बारबेक्यू कर लें, स्टेक्स बना लें, तो फिर क्या खाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, फिर भी नहीं। उसमें बारबेक्यू में सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखें कि गोश्त जले नहीं। जो हिस्सा उसका ज़्यादा हीट की वजह से जल जाता है, ब्लैक हो जाता है, वो आपको इंडाइजेशन काज करता है। अगर आप उसको नीम हीट पे अच्छी तरह कुक करते हैं तो वो फिर आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होता है। और स्पेशली जो
स्पेशली जब हम मैरिनेट करते हैं तो उस वक्त भी ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाले रखे जाते हैं ताकि थोड़े थोड़े अब्जॉर्ब होते हैं, तो वो फिर बाद में नुकसानदेह होते हैं। लेकिन अगर आप हल्के मिर्च मसालों के साथ चाहे उसको बॉयल्ड करें चाहे उसको आप ग्रिल करें, वो बहुत हेल्दी गोश्त होता है और आपके लिए बहुत सूटेबल। बिल्कुल सही। अच्छा खान साहब ये भी बताइएगा कि बच्चों के लिए, जवान लोग और फिर जो बुज़ुर्ग हजरात हैं, एक दिन में कितना मीट उनको आइडियली खा लेना चाहिए, उससे ज़्यादा वो एक्सेस में शुमार होगा? जी जी, एक जो हार्ट एसोसिएशन कहती है वो ये कहती है कि 3 औंस आप उसको आसाम तो 3 पाव नहीं 3 औंस। 3 औंस 3 औंस का मतलब है 1 हथेली जितना गोश्त। अच्छा ठीक है, ठीक है ना, 1 हथेली जितना तकरीबन 1.5 पाव करीब बनता है, तो वो आप जो गोश्त है वो आप खा सकते हैं। ये गुजरांवाला और लाहौर के लोग तो एक निवाला में इतना खाए लेकिन ये खाएं ज़रूर, लेकिन इसमें ये होता है कि जब आप गोश्त पका रहे हो उसमें साथ अगर आप सब्जियों को ऐड करते रहते हैं तो ये नुकसानदेह नहीं होता। खाना आप नहीं है, आपकी फ्रीज़र में पड़ा है, आप बाद में भी खा सकते हैं, तो लेकिन आप बजाय इसके कि आप 1000 का गोश्त खाएं फिर 5000 डॉक्टर को दें, तो उससे बेहतर यही है कि आप हौसले से खाते रहें और आपकी सेहत भी मेंटेन रहे और आपको एनर्जी भी मिलती रहे। बिल्कुल सही। अच्छा, क्योंकि आप नेचुरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट भी हैं, तो हमें कौन सी मेडिसिन, अगर पेट फूल रहा है या फिर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो गया है या फिर हमें तेज़ाबियत महसूस हो रही है, तो कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि, क्योंकि डॉक्टर्स भी छुट्टी पर होते हैं, डॉक्टर्स भी आराम कर रहे होते हैं घर में, ज़ाहिर है उनका भी फैमिली टाइम होता है, ईद होती है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? कौन सी मेडिसिन ऐसी हैं जो कि सेफ़ हैं, सिक्योर हैं और हम ले सकते हैं ऐसी सूरत हाल? इसमें ना मैं 2 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। एक तो फौरी तौर पे कहवा है जो आप बना सकते हैं, दूसरा आप एक पाउडर है जो बना के रख लें। सबसे पहले हम पाउडर की बात करते हैं, उसमें आपने हम वज़न चीज़ें ले लेनी है, सौंफ, अजवाइन, ज़ीरा और उसके साथ नुशादर। ये 4 नुशादर ठीक है, ये 4 चीज़ें हम वज़न लेके उसका पाउडर बना के रख लें। अगर आपको किसी भी वक्त मतलब रात को या किसी भी बेहतियाती टाइम पे अगर कोई तकलीफ़ मैदे की शुरू हो रही है तो आप नीम गर्म पानी के साथ 1 चम्मच ले लें। ठीक। और दूसरा कहवा है, उसमें ये है कि सौंफ, अजवाइन और उसके साथ पुदीने के चंद पत्ते और अदरक का 1 टुकड़ा, इसका आप कहवा बनाएं, उसको अच्छी तरह बॉयल करें। बॉयल करने के बाद जब आप तवे से चूल्हे से उसको उतार लें तो फिर उसमें चंद कतरे नींबू के पानी के डाल दें, नींबू का रस। ज़बरदस्त। और वो हर खाने के बाद अगर आप 1 कप लेते रहेंगे तो आपका इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा, आपको किसी किस्म की हैवीनेस भी नहीं होगी, इंडाइजेशन, मतली या ये दोनों चीज़ें तो डॉक्टर जो आपने बताई हैं ये बड़ी ऑर्गेनिक और मुफीद हैं, और मेरे ख्याल में बगैर तकलीफ के भी आपको हर खाने के बाद ये कर लेना चाहिए। और दूसरी बात ये चीज़ें मैं वो बता रहा हूँ जो आपके किचन में अवेलेबल भी है, क्योंकि उस दिन पंसार भी छुट्टी पे ही होता है। बिल्कुल, आपको पहले से अपने किचन में ये चीज़ें रखनी चाहिए। उसमें ये चीज़ें आपके पास अगर अवेलेबल। सिर्फ एक चीज़ बता दीजिएगा, ज़ीरा वाइट हो या ब्लैक हो? वाइट, सफ़ेद ज़ीरा। ठीक है। अच्छा खान साहब, एक और चीज़ भी है कि हम लोग जब खाना बना रहे होते हैं तो हम या तो बहुत ज़्यादा कुक कर देते हैं या फिर हम कच्चा रख लेते हैं उसको, जैसे स्टेक वगैरह बनाए जाते हैं तो वो अभी उस तरह से तैयार नहीं होते, फुल कुक नहीं होते हैं, तो क्या वो आपके लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर असरअंदाज होता है, ज़्यादा कुक कर लेना या कम कुक करना? कम कुक कर लेना जो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम पे ज़्यादा असरअंदाज होता है, और जो ज़्यादा कुक होता है वो आपको एनर्जी नहीं देता, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी मर चुके होते हैं। अच्छा, ज़्यादा हम जैसे गला देते हैं गोश्त को, तो क्या वो नहीं सही होता? नहीं, ज़्यादा गला देने का मतलब ये है कि बिल्कुल सॉफ्ट जैसे मलाई बोटी टाइप, वो तो ठीक होता है, लेकिन जब बहुत ही कुक करते हैं जिसमें हलवा बना हुआ होता है, बोटियों को पता ही नहीं चल रहा होता कि कौन सी बोटी कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ एंड हो रही है, वो वाला जो होता है उसमें जैसे वो गोश्त ख़त्म हो जाता है ना, उसकी पहचान ख़त्म हो जाती है, उसके न्यूट्रिएंट भी ख़त्म हो जाते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड ये होता है जो हमारा आम ट्रेडिशनल में दम पुख्त का तरीका होता है कि बिल्कुल हल्की आंच पे उसको पकाएं, बिल्कुल हल्के मसाले के साथ उसको 2-3 घंटे के लिए गलने के लिए छोड़ दें हल्की आंच पे। वो जो पकता है वो न्यूट्रिएंट के लिए भी ज़बरदस्त है, आपके डाइजेशन के लिए भी ज़बरदस्त है, एनर्जी के लिए भी ज़बरदस्त है, और आपको किसी किस्म का साइड इफेक्ट भी नहीं देगा। आज आप जो है वो नेचुरल मेडिसिन साथ साथ न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, डाइटिशियनिस्ट भी हैं, खाने पकाने के तरीके भी आप बताएं। ये नेचुरल मेडिसिन लाइफस्टाइल मेडिसिन होती है एक्चुअली, इसमें लाइफस्टाइल के साथ जो चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, क्योंकि हम सारी चीज़ सिर्फ दवाई पे डाल के नहीं जान छुड़ा सकते इसको ना। सही जी। अच्छा, योगर्ट का इस्तेमाल हम अपने खानों में बहुत ज़्यादा करते हैं, और योगर्ट वैसे भी प्रोबायोटिक होता है, तो उसको कहा जाता है कि वो आपकी डाइट के लिए, वैसे भी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बेहतर होता है और खाने की तासीर को भी बदल देता है। तो क्या ये तरीक़ाकार सही है खानों के अंदर योगर्ट का इस्तेमाल किया जाना, या बिल्कुल खाने के साथ इस्तेमाल किया जाना? खानों के अंदर अगर ड्यूरिंग कुकिंग आप योगर्ट इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो मिर्च मसाला जात के तेज़ असरात होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, और अगर उस खाने के साथ आप रायता इस्तेमाल करते हैं तो जो खाना स्पेशली गोश्त मैदे में गर्मी करता है और भारीपन करता है उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन सादा दही के बजाय अगर आप उसमें भी भुना हुआ ज़ीरा और उसके साथ पुदीना ऐड कर लेते हैं, उसको रायता टाइप बना लेते हैं,
तो वो ज़्यादा इजी टू डाइजेस्ट होता है और वो आपकी जो खाने की तेज़ गर्मी या तेज़ी को है उसको कम करता है और इजी टू डाइजेस्ट हो जाता है खाना। ज़बरदस्त। अच्छा, ये तो खान साहब आपने वो चीज़ें बताई कि आप इस फक्की का इस्तेमाल करें और ये कहवे का इस्तेमाल करें तो आपको इस तरह का कोई अर्जा लाहक नहीं होगा, लेकिन खुदा न खास्ता अगर किसी को तकलीफ़ हो गई, चाहे वो डायरिया है, चाहे वो मैदे की तेज़ाबियत है, लूज मोशन है, तो फिर क्या किया जाए? उसके लिए क्या रेमेडीज़ हैं, क्या मेडिसिन? देखिए, ये जो हमारा होता है ना, ये गोश्त की वजह से जो गर्मी होती है उसमें ज़्यादातर डायरिया होता है। और अगर खाली गोश्त आप खा रहे हैं उसके साथ आप फाइबर्स नहीं ले रहे तो फिर कॉन्स्टिपेशन की तरफ आप जाते हैं। ये दोनों अलग अलग बीमारियां हैं और इनका ट्रीटमेंट भी अलग अलग होता है। दोनों का बता दीजिए। सादा अल्फाज में अगर बताऊं तो जो कॉन्स्टिपेशन है ये सर्दी की बीमारी है। जब मैदे और अंतड़ियों में ठंडक बढ़ती है तो वो फिर उसकी मूवमेंट कम हो जाती है। अच्छा। और जब मैदे और अंतड़ियों में गर्मी बढ़ती है तो फिर डायरिया होता है। तो ये सिंपली आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाता है कि जब डायरिया में आप जाते हैं तो आपके पेट में किस तरह गर्मी महसूस हो रही होती है, मरोड़ हो रहे होते हैं। उसके लिए आपको ठंडक की तरफ शिफ्ट होना होता है। ठंडक के लिए अगर आप नींबू पानी बना लेते हैं, बग़ैर चीनी के स्कंजवीन बनाते हैं तो वो बहुत अच्छा है आपके लिए। और इसके अलावा अगर आप अनारदाने का इस्तेमाल करते हैं, चाटी की लस्सी, चाटी की लस्सी या अनारदाने का कहवा बना के पीते हैं तो वो बहुत ज़बरदस्त होता है। आजकल तो कैरी का जूस भी बन रहा है। हाँ बिल्कुल, मौसम है उसका, कैरी का जूस वगैरह। मतलब हर वो चीज़ जो स्पेशली सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ वो ये है कि आप दही लें और दही के अंदर 1 चम्मच छिलका इस पर गोल डालें। अरे वाह, डायरिया में ये बहुत अच्छा है। और फौरी तौर पे उसको मिक्स करके खा लें। और उसमें पानी डालें या वैसे ही? नहीं, दही और इसबगोल मिलाएं और उसको फौरी तौर पे खा लें। विद इन 30 मिनट्स आपको खुद ही फील होना शुरू हो जाएगा कि मैं रिलैक्स हो रहा हूँ। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो फिर आपको हॉट आइटम्स की तरफ जाना होता है। फिर वो जो मैंने आपको कहवा बताया वो उसी कहवे के अंदर आप चंद पत्ते सना मक्की के ऐड कर लें तो वो आपकी जो कॉन्स्टिपेशन है उसको रिकवर कर देंगे और आपका पेट जो है वो हल्का फुल्का होना चाहिए। ज़बरदस्त। अच्छा खान साहब, कलेजी सुबह सुबह कलेजी बनानी है कल सब ने, जी जी, तो अब कलेजी बनाने का तरीक़ाकार भी क्या होना चाहिए? कुछ लोग बॉयल करके बनाते हैं तो क्या उससे उसकी ग़िज़ाइयत ख़त्म तो नहीं हो जाएगी, न्यूट्रिशन उसके ख़त्म तो नहीं हो जाएंगे? और फिर कुछ लोग जो है वो उसको सिरके में कुछ देर डिप रखते हैं ताकि स्मेल ना पैदा हो जाए। तो हम, क्योंकि बेसिकली तो मकसद उसकी अफादियत लेना भी है, सिर्फ उसको खाना नहीं है, आयरन का एक बड़ा रिच सोर्स है, तो उसके लिए फिर क्या किया जाए, किस तरह से उसको? कलेजी को एक बहुत टेस्ट डिश के तौर पे लिया जाता है, बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं। और जो आपने बात की कि रिच सोर्स ऑफ आयरन है तो इसलिए इसको, और इसमें सबसे बड़ी अहम जो चीज़ है वो ये है कि आप जो भी चीज़ खाते हैं स्पेशली जो बॉडी के लिए टॉक्सिक होती है उसको भी डिटॉक्सीफाई करना लीवर का काम होता है। इसलिए जानवर जो दवाई खा रहे होते हैं किसी भी किस्म की या उनको इंजेक्शन लग रहे होते हैं उनके असरात भी लीवर के अंदर होते हैं, चर्बी कलेजी के अंदर होते हैं। तो जो सिरके के अंदर डिप करना, उसको अच्छी तरह वाश करना, बॉयल करके पकाना, ये सारे वो तरीके हैं जिसके ज़रिए लिवर के जो चर्बी के कलेजी के फ़वाइद हैं वो तो ख़राब नहीं होते, लेकिन जो उसके नुकसानात हैं वो कम हो जाते हैं उससे। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि बॉयल करने के बाद उसका जो पानी है उसको आप वेस्ट कर दें और बाकी आप बाद उसको में भून के पका लें। हाँ, वो ज़्यादा अच्छा, तो ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन दूसरी अहम चीज़ ये है कि इसको पकाएं अच्छे तरीके से। बिल्कुल, इसको अगर आप लेस कुकड रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान। अच्छा, एक और चीज़ भी देखी गई है कि अगर इसको ओवर कुक कर दें तो वो हार्ड हो जाती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो भी पता होना चाहिए, थोड़ा टेक्निकल है इसकी कुकिंग का तरीका। जी बिल्कुल इसका तरीक़ाकार है। लेकिन अगर ये कलेजी लेस कुक रह गई तो वो फ़ायदे के बजाय नुकसान देती है। वो आपका मैदा भी डिस्टर्ब करेगी और उसके जो टॉक्सिन्स उस जानवर के बॉडी में थे वो मोस्टली ज़्यादा उनके जो रिजर्वायर होता है वो कलेजी के अंदर ही होता है। तो लिहाजा उसको अच्छी तरह वाश भी करें और अच्छी तरह कुक भी करें, फिर अपने बच्चों को वो आप रेमेडी दें ताकि वो अच्छा न्यूट्रिएंट्स ले सकें। अच्छा, बच्चों के लिए भी, क्योंकि बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट फूड लवर होते हैं, तो बच्चों को ट्रिकी तरीका है, ट्रिकी है ये खिलाना कि मटन या बीफ खिलाया जाए उनको। एक तो बीफ भी जानवर कुर्बान होंगे, बीफ भी जो है वो कल इंशाल्लाह बहुत सारा आपके घरों में मौजूद होगा, फिर उसके बाद मटन भी मौजूद होगा। तो बच्चे जब खा नहीं होते हैं तो माएँ उन्हें डिफरेंट तरीक़ों से कबाब बना के या तो उनके लिए रख देती हैं या फिर उनके लिए नगेट्स बना के रख देती हैं, डिफरेंट चीज़ें बना के रख देती हैं, कोफ्ते बना के रख देती हैं। तो क्या ये कितने लंबे अरसे तक रखे जा सकते हैं या नहीं? क्योंकि जो आपका हिस्सा है आपको रखना तो वही घर पे चाहिए और बाकी सारा आपको तकसीम कर देना चाहिए, लेकिन जो घर का आपका हिस्सा है उसको भी माएँ जो है वो कबाब में शिफ्ट कर देती हैं, कोफ्तों में शिफ्ट कर देती हैं। तो ये लंबे अरसे तक एक्सपायरी भी होती होगी गोश्त की, तो कितने अरसे तक ये चलाया जा सकता है और उसके बाद वो आपके मैदे के लिए, आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है?
ये मसला सिर्फ कुर्बानी के साथ नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि फ्रोज़न मीट का और फ्रोज़न चीज़ों का ट्रेंड ऑलरेडी बढ़ चुका है, लेकिन उसके साथ साथ बीमारियां भी बढ़ चुकी हैं। कोई भी फूड आइटम है, सिर्फ गोश्त की बात ना करें, अगर फ्रूट भी है, अगर सब्जियां भी हैं, वो आप फ्रेश लेते हैं तो आपके लिए फ़ायदा मंद है। अगर उन्हीं को आप देर तक रखते हैं और फिर उनको डिफरेंट तरीक़ों से जैसे भी आप उसको प्रिजर्व करते हैं, चाहे आप केमिकली प्रिजर्व करें चाहे नेचुरली प्रिजर्व करें, वो फिर बाद में नुकसानदेही होती हैं। तो लिहाजा कोशिश ये करनी चाहिए, अगर आप कबाब बनाते हैं या आप कुछ भी ऐसी रेमेडी बनाना चाह रहे हैं, नगेट्स बनाना चाह रहे हैं, तो वो फ्रेश बनाएं, बजाय इसके कि आज बना के अगले 2 महीनों के लिए रख दें और फ्रीज़ उनमें से उठा के चलाते रहें। उसकी बजाय आप गोश्त को फ्रीज़ करें, उसके पैकेट्स बना के फ्रीज़ करें, और जब भी आपने उसकी रेमेडी बनानी है तो उसको उस वक्त निकालें और फिर रेमेडी फ्रेश बना के बच्चों को दें। ये बच्चों की सेहत का राज हो सकता है, और उसमें थोड़ी एफर्ट तो लगेगी, लेकिन बच्चों की सेहत के लिए ये करना पड़ता है। अच्छा खान साहब, आप अगर अपने थोड़ा सा पीछे चले जाएं, जब मैं छोटी थी तो मैंने उस वक्त एक ट्रेंड देखा था अपने ननिहाल में भी कि बहुत ज़्यादा गोश्त को ड्राई कर लिया जाता था, और उस वक्त फ्रिजों में इतना ज़्यादा सेफ स्टोर नहीं हो पाता था, तो वो क्या किया जाता था कि गोश्त को ड्राई फॉर्म में लाकर और फिर उसको सेव कर लिया जाता था, फिर उसको पकाया जाता था। जब जब पकाना चाहते थे वो मटर में, आलू में, सब्जियों में डाल इंटर बीफ मोस्टली, बिल्कुल। तो उसको भी, और शिकार का जो सारा गोश्त होता है उसको भी इस तरह से प्रिजर्व किया जाता था। क्या ये अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स रखता है या फिर ज़ायल हो चुके होते हैं इसके, तो ये सिर्फ हम गोश्त ही खा रहे होते हैं? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये जिन दिनों में डीप फ्रीज़र नहीं थे उस वक्त यही स्टोरेज प्रोसेस होता था। ये और कोई बहुत भी पुराना है। मैंने भी अपनी लाइफ में ये चीज़ें देखी हैं। इवन सब्जियों को भी ऐसे स्टोर किया जाता था। असल में ये है कि जहाँ नमी होती है वहाँ माइक्रोब ग्रो करता है। जैसे ही आप उसमें से नमी निकाल लेते हैं तो माइक्रोब ग्रो नहीं कर सकता, वो चाहे सब्जियां हों, वो चाहे गोश्त हो। तो मतलब आज से नहीं, 1400 साल पहले भी सुन्नत में भी हमें मिलता है कि लोग कुर्बानी का गोश्त जो है वो ड्राई करके उसको रखते थे, तो उसमें धूप भी लगवाते थे, उसको अच्छी तरह धूप में फैला देते थे, अच्छी तरह खुश्क हो जाता था, लकड़ी की तरह हो जाता था, तो फिर उसको सेव कर लिया जाता था। और जैसे ही आप वापस उसको पानी देते हैं तो फिर काम शुरू करता है। सेम इसी तरीके से है जैसे हमारी हर्बल मेडिसिन के अंदर हर्ब्स को ड्राई किया जाता है। आप पुदीने के पत्ते लें या आप अमन देखते होंगे जो ग्रीन टी होती है, मोरिंगा के पत्ते, जैसे उनको वापस पानी में डालते हैं वो अपनी असल शेप। ड्राई फ्रूट भी इसी तरह से सदियों आप यूज़ कर रहे हैं। तो सेम इसी तरीके से कोई भी चीज़ को स्टोरेज करने का तरीका ये होता है कि उसमें से नमी निकाल दी जाती है। जैसे आप उसमें से नमी निकालते हैं तो वहाँ माइक्रोब ग्रो नहीं कर सकता और उसकी स्टोरेज लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। और वो स्टोर करना सही होता है, बेहतरीन होता है वो, क्योंकि स्टोर करना अब भी स्टोर होता है। तो स्टोर इतने 100 साल पहले भी होता था, लेकिन उस वक्त तरीक़ाकार मुख्तलिफ था। अब रेफ्रिजरेटर्स आ चुके हैं, अब उनके अंदर रखा जाता है, तो शायद वो सेफ़ नहीं है, लेकिन पुराने तरीके ज़्यादा, क्योंकि उसमें साल चलता था वो भी। आप डीप फ्रीज़र के अंदर भी इतने लॉन्ग टर्म नहीं स्टोर कर सकते उसमें, क्योंकि आप ऐसे माइक्रोब्स भी हैं जो कम टेम्परेचर पे भी ग्रो कर जाते हैं, लेकिन विदाउट मॉइस्चर जो है ना वो माइक्रोब नहीं ग्रो कर सकता। तो जब मॉइस्चर आप निकाल लेते थे तो वो ज़्यादा अरसा तक उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत मशवरे आपने अजीज़ खान साहब हमें दिए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो बकरा ईद अमल भी करेंगे ना, अमल करेंगे और बहुत सारे फ़वाइद हासिल करेंगे, क्योंकि ये बीमारियों का हमने एक वो बना रखा है ना कि ईद के साथ ही जोड़ चुके हैं इसको हम, कि हमने ओवर ईटिंग करनी है और फिर हमने अस्पतालों का रुख करना है, और फिर अस्पतालों के बेड भर जाते हैं और फिर गुंजाइश भी नहीं बचती, और हर साल ही होता है। और जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत बढ़ती है ना, तो उस दौरान तो फिर खाना पीना आपको बड़ा एहतियात के साथ करना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद हम जो वो हमारा उम्मीद करते हैं कि इन मशवरों पे अमल किया जा सके। अच्छा, अगर कुर्बानी के जानवरों की बात की जाए तो ऊँट भी कुर्बान किया जाता है, गाय बैल भी किया जाता है, और बकरा, दुम्बा, तो इन सारों में से कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है हमारे इंसानी जिस्म के लिए, जिसके ज़्यादा बेनिफिट्स हों, और कौन सा है जिस पे आप कोशिश करें कि कम से कम उसका इस्तेमाल करें? देखिए, गोश्त तो जो हलाल जानवर हैं वो सारी बॉडी के लिए बेस्ट है, लेकिन जो कम चर्बी वाला जानवर होता है वो ज़्यादा सूटेबल किया जाता है। उसमें बकरे को ज़्यादा लिया जाता है कि बकरे की अगर आप, और स्पेशली वो इससे जो लीन कट्स वाले हैं जिसमें चर्बी कम होती है, अगर वो इसे आप इस्तेमाल करते हैं तो वो इजी टू डाइजेस्ट होते हैं और वो एनर्जी भी ज़्यादा देते हैं। ठीक है, और जिस तरह का बॉडी पार्ट आप जो भी बकरा है या जो भी जानवर है उसका इस्तेमाल करेंगे तो उसके हमारे भी उसी बॉडी पार्ट पे उसके असरात होंगे, क्या ये बात ठीक है? हाँ, ये बिल्कुल हकीकत है। जैसे हम जो जॉइंट्स के पेशेंट्स होते हैं उनको हम पाए रिकमेंड करते हैं, ताकि जो ग्रीस होती है जोड़ों का दर्द कम जो ग्रीस कम हुई होती है वो शोरबा, वो लेसदार, वो चीज़ें आपको उसी में से ही मिलती हैं।
मतलब अगर हम कलेजी खाएंगे तो हमारे कलेजे मजबूत हो जाएंगे। जिगरा बढ़ेगा। जबरदस्त, जिगरा बढ़ जाएगा। जिगरा बढ़ेगा। आपने जुबान नहीं ज़्यादा खानी, नहीं तो जुनैद साहब जो है वो मखसूस बॉडी पार्ट्स को यूज़ इसलिए करते हैं कि मेरी किडनियाँ स्ट्रांग हो, मेरा दिल स्ट्रांग हो, मेरी जुबान स्ट्रांग हो। दिमाग पर फोकस नहीं करते, ज़हन में ये दिमाग पर फोकस ही नहीं करते, दिमाग पर फोकस नहीं करते। दिमाग भी खाइएगा इस बार। मैं तो बहुत शौक से खाता हूँ, ब्रेन मसाला मेरी फेवरेट डिश है। जबरदस्त। तो जुनैद साहब ने बकरे का कुछ भी नहीं छोड़ा है, सारी चीजें खा कोशिश कर लें जितनी जवाबी कार्रवाइयाँ हमने करनी है, लेकिन ये तो खैर गपशप चलती रहेगी। इन्होंने स्किन खानी है सारी, डेफिनेटली स्किन तो नहीं, वो वैसे स्किन भी खा सकते, स्किन तो नहीं खाई जाती तो फिर वैसे कह रहा हूँ स्किन के लिए आप ज्यादा कॉशियस होगी तो हाँ, मैं बकरी की स्किन खा लूँ उसके बाद बकरी बन जाऊँ तो मुझे क्या जरूरत है भाई, स्किन भी वैसे मक्खी चीनी या पहाड़ी बकरे जैसी हो जाए। बिल्कुल नहीं, लेकिन ये हकीकत है और इसलिए हम अपने देखने वालों को भी यही मशवरा देना चाहेंगे कि ये तमाम जो ऑर्गन्स हैं अगर आप खाते हैं तो आपके अपने बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इसलिए अपने बच्चों को भी, बच्चों में क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, ख़वातीन में बहुत ज़्यादा होती है, प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, उन सब के लिए लेकिन एहतियात के साथ और मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो है ना, हमेशा हर ईद हमारे हस्पताल जो है वो ओवरलोड हो जाते हैं, उनमें कैपेसिटी नहीं बचती है। तो इसलिए इस ईद पे आपने एहतियात के साथ खाना है और सही तरीके से मिर्च मसाले कम रखिए, गर्मी बहुत शदीद है और अपने स्टमक को ठंडा भी रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। इदरीस खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम एक ब्रेक लेते हैं और ईद के मौके पर और क्या कुछ जो कि हम चाहते हैं कि हमारी स्किन निखरी रहे, तरोताज़ा रहे, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। बिल्कुल, स्किन खानी तो नहीं है लेकिन स्किन पर बात हो सकती है इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ईद उल अज़हा की खुशियों का इंतज़ार अपने रूज पर है और हर कोई चाहता है कि इस खास दिन पर वो सबसे बेहतर, ताज़ा और पूरा एतमाद नजर आए। तो जान लेते हैं राज, खासतौर पे ख़वातीन को तो बड़ी क्यूरोसिटी होती है, लेकिन अब वक्त बहुत कम रह गया शायद। बिल्कुल वक्त कम रह गया, लेकिन इस वक्त भी बहुत सारे ऐसे फेशियल्स हो सकते हैं या स्किन को कल अपने हाइड्रेट कैसे रखना है, मेकअप कितना हल्का फुल्का सा होना चाहिए, गर्मी से अपने आप को किस तरह से बचाना है, क्योंकि ख़वातीन ने कल कुकिंग भी करनी है और साथ ही साथ अपने आप को बना संवार कर भी रखना है। तो ये दोनों कड़े इम्तिहान किस तरह से वो पूरा उतरेंगे, इस पर यही सब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है इस वक्त डॉक्टर मानूर रियाज खान, स्किन स्पेशलिस्ट हैं आप। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर मानूर आपको। और डॉक्टर मानूर, जैसे जुनैद भी कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, जैसे जुनैद कह रहे हैं कि अब वक्त बहुत कम बचा है। अब कोई जादू हो सकता है या कोई इंजेक्शन हो सकता है जो फौरी तौर पे आपको गोरा कर दे। नहीं, अभी बल्कि ये बहुत अच्छा वक्त है कि जिसके अंदर हमें एटलीस्ट ये पता लग जाए कि हमने क्या चीज़ें नहीं करनी, ठीक है ना, सो दैट हम उस चीज़ को प्रिवेंट कर लें। क्योंकि बेसिकली ईद के ऊपर ख़वातीन का बहुत सारा वक्त जो है वो किचन के अंदर गुजरता है और उसकी प्रिवेंशन जो है ना वो इन फेशियल्स या ट्रीटमेंट से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने उसमें अपने आप को कैसे बचाना है। तो ये कि एक तो फेशियल्स में अगर हम जाएं तो जिस तरह नॉन इनवेसिव जितने फेशियल्स होते हैं वो हो सकते हैं विदाउट, उसमें अगर हम डर्मा प्लेनिंग या कोई एक्सफोलिएशन नहीं करते स्किन की तो उसके बगैर हो सकते हैं। पेप्टाइड फेशियल्स हो सकते हैं, वो डीपली नरिश करते हैं, मॉइस्चराइज करते हैं, आपकी स्किन को हाइड्रेट करते हैं। और इसके साथ साथ जब हमने ये देखना है कि जब हमने कुकिंग करनी है, किचन में जाना है, तो हमने अपनी स्किन को किस तरह जो है वो प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली ज़्यादा कुकिंग का टाइम अगर हम, क्योंकि सारा दिन अगर गुजर रहा है और वो मेकअप के साथ आपने कुकिंग नहीं करनी, ठीक है ना, कोशिश करें कि अगर आप रेडी भी हैं तो हल्का फुल्का कोई लिपस्टिक या कुछ इस तरह लगा के कुकिंग कर लें एंड देन जैसे ही कुकिंग से फ्री होती हैं तो अपने फेस को प्रॉपरली वॉश करें। क्योंकि अगर आप वही पसीना आपके स्किन के ऊपर रह जाएगा तो पसीने के अंदर बेसिकली सॉल्ट्स भी होते हैं तो वो आपकी स्किन को नरम करते हैं, गला देते हैं, बैक्टीरिया के लिए एक स्पेसिफिक आपकी जो स्किन का कल्चर प्रिपेयर करते हैं जिसमें ईजी होता है पेनिट्रेट करना। तो इसलिए जब आपको पसीना आए तो ज़रूरी है कि अपना फेस वॉश करके फिर आप जो है वो प्राइमर लगा के मेकअप कर सकती हैं तो ये कि रेडी हो जाए। उससे ये है कि आपकी तैयारी भी ख़राब नहीं होगी कि आपका काम जो किचन वाला है वो भी अच्छे तरीके से सरंजाम आप दे देंगी और उसके बाद जब आप तैयार होंगी तो आप फ्रेश भी लगेंगी, ग्लोई भी लगेंगी, क्योंकि आप उसी टाइम ज़ाहिर है अपने आप को रेडी करेंगी तो वो आपकी मतलब स्किन जो है वो बिल्कुल ग्लो कर रही होगी। अरे वाजिब। अच्छा, एक और चीज़ भी डॉक्टर साहब हमने देखी है कि जितने स्किन ट्रीटमेंट्स हैं उसके बाद कहा जाता है कि हीट से, सनलाइट से अपने आप को बचाना है, तो उसका कोई रिएक्शन भी हो सकता है अगर आप फेशियल केयर करवाया हुआ या कोई ऐसा ट्रीटमेंट जिसके बाद एहतियात करनी और आप किचन में चले गए, झुलसा देने वाली गर्मी भी है, टेम्परेचर किचन का वैसे ही हाई होता है, तो उसका कोई बुरे असरात भी हो सकते हैं? बिल्कुल, बहुत बुरे असरात होते हैं क्योंकि रीज़न ये है कि जब भी हम कोई भी हाई पेनिट्रेटिंग एसिड बेस्ड ट्रीटमेंट्स करवा रहे हैं जिनमें स्टेरॉइड्स हैं या एसिड्स ज़्यादा हैं, जो एक्टिव एसिड्स हैं, स्किन को एक्सफोलिएट करें तो वो आपकी स्किन को इरिटेट करेंगे।
तो उसमें ये है कि अगर आप चूल्हे के आगे जा रही हैं तो आप अपने स्किन के ऊपर सनस्क्रीन लगाएं और सनस्क्रीन के ऊपर जिंक ऑक्साइड पेस्ट या मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन लगाएं जिनके अंदर टाइटेनियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड मौजूद होता है। ऐसे सनस्क्रीन्स मौजूद होते हैं जो स्पेसिफिकली हीट की ही प्रोटेक्शन को जो है वो कर रहे होते हैं, जो कि आपकी चूल्हे की है या बारबेक्यू करते हुए आपके फेस के ऊपर जो हीट पड़ रही है, या आप जो जाहिर है आप बाहर अगर आपका काम ज़्यादा आउटडोर हो रहा है, मर्द हजरात भी, खाली ख़वातीन नहीं, क्योंकि जाहिर है मर्दों ने जानवरों के साथ भी उनको देखना है, देखभाल करनी है, बाकी चीज़ों को भी बांटने भी जाना है, सारी चीज़ें करनी है, तो सनस्क्रीन जो है वो हमें लाजमी लगानी है जिसमें जिंक ऑक्साइड या टाइटेनियम ऑक्साइड के जो कंपोनेंट्स हैं वो ज़रूर मौजूद हो, जिसकी वजह से ये है कि वो वाइट कास्ट तो हल्का सा करती है बट वो आपकी स्किन के लिए ऐसे ही है जैसे आपने उसको एक पूरी जो है ना वो प्रोटेक्ट कर दिया, बिल्कुल कवरिंग दे दी। अच्छा, तो डॉक्टर मानूर, हमें जो स्किन प्रोटेक्शन है, स्किन सनब्लॉक्स हैं, वो कितनी देर तक दे सकते हैं? क्योंकि अगर हमने एक बार सनब्लॉक लगाया है और उसके बाद हमने मेकअप कर लिया है और 6-7 आवर्स या 5-6 आवर्स हमने अपने मेकअप को रखा है, तो हम कहीं बाहर आउटडोर में फिर रहे हैं, जा रहे हैं, तो फिर क्या हमें सनब्लॉक फिर से लगाना होगा, मेकअप अप्लाई करना होगा? टोटली डिपेंड्स अपॉन कि आपकी जो इन्वायरमेंट है वो कैसी है। अगर आप फॉर एग्जांपल घर में बैठी हुई हैं या आप किसी इंडोर एरिया में बैठी हुई हैं जहाँ पे आपको स्वेटिंग नहीं हो रही, और अगर आपने उसमें जिंक ऑक्साइड बेस या टाइटेनियम ऑक्साइड बेस जो है वो आपने सनस्क्रीन लगाई हुई है, तो वो आपके 4 to 5 आवर्स 6 आवर्स आराम से निकाल देगी। लेकिन अगर आप बाहर जा रही हैं जहाँ पे आपकी स्किन पे पसीना आ रहा है, पसीने से जाहिर है सनस्क्रीन इवनली डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं रहेगी और वो उतर भी जाएगी काफ़ी हद तक, तो उसके अंदर फिर आपको वो 2 से 3 आवर्स के अंदर रिपीट करनी। और अगर आप गाड़ी में हैं लेकिन हैं बाहर आउटडोर में और ट्रैवल कर रहे हैं, गाड़ी में है, अगर एसी के आगे है तो पसीना नहीं आ रहा, तो बहुत ज़्यादा आपकी वो मतलब ये कि जाहिर है वो उतर नहीं रही जो आपने एक लेयर लगाई हुई है। अगर इस तरह का कोई सिनेरियो जैसे आप बाइक पे जा रहे हैं या कहीं, तो फिर आपने जैसे ही आप जहाँ पे भी उतर रहे हैं कोशिश करें कि वहाँ पे फ्रेश कर ले मेकअप को और हल्का सा पानी से वॉश कर। ओके। अच्छा, जिस तरह से आप कह रही थी कि कुछ जुनैद भी कह रहे थे कि ऐसी होती हैं ट्रीटमेंट्स के जो जाहिर है अब रात को तो नहीं आप करवा सकते, आज चांद रात है, सुबह ईद है, तो फिर क्या किया जाए? तो ख़वातीन तो बोटॉक्स भी मैं देखती हूँ करवा रही होती हैं, फिलर्स भी करवा रही होती हैं कि जी चांद रात को करवा लेते हैं, सुबह तक हम बड़े फ्रेश लगेंगे। नहीं, तो क्या ऐसा होता है? ऐसे जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं इनके अंदर डाउन टाइम होता है, क्योंकि देखिए हर स्किन के जो है वो एक रिएक्शन टाइम डिफरेंट होता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हमने आज ट्रीटमेंट करवाया, कल हमें फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबकी स्किन वैसे ही हैं। हर बंदे की स्किन डिफरेंट है और कुछ स्किन के ऊपर जाहिर है इसके रिएक्शंस भी होते हैं। तो ये कि सेफ़ टाइम ये होता है कि आप कम अज़ कम 10 to 14 डेज़ पहले इन ट्रीटमेंट्स को लें। अगर आप इमीडिएट ट्रीटमेंट्स के ऊपर बात करती हैं तो वो सिर्फ आपके पास पेप्टाइड्स या जो कि नॉन इन्वेसिव फेशियल्स हैं वो रह जाते हैं, क्योंकि वो आपको इमीडिएट वो नहीं करते। अगर आप बोटॉक्स करवाती हैं और बोटॉक्स के बाद आपका एक्सट्रीम हीट एक्सपोजर है, तो बोटॉक्स हीट की वजह से माइग्रेट कर जाता है और माइग्रेशन की वजह से उसके डिस्पोर्ट्स हो जाते हैं, किसी का टोसिस हो जाता है, आईलिड ड्रूप कर जाती है, मुंह टेढ़ा हो सकता है, बिगड़ सकता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हीट जो है उसके अंदर आपने बोटॉक्स के अंदर कम अज़ कम 4 to 5 डेज़ आपने अवॉइड करनी है कि आपका कोई एक्सेसिव हीट का एक्सपोजर ना हो। अच्छा, जो अमूमी तौर पे जिनका सन एक्सपोजर ज़्यादा है, जिनको आउटडोर काम करना पड़ता है किसी भी वजह से, चाहे स्कूल गोइंग बच्चियाँ ही क्यों ना हो या बच्चे क्यों ना हो, तो उनके लिए क्या मशवरा है कि वो उनके कलर टैन होने से बचाया जा सके और फिर अगर हो गया तो उसको वापस रिकवर किया जाए? वापस रिकवरी के लिए तो ये कि एक तो देखें सन एक्सपोजर ज़्यादा उन लोगों को इफ़ेक्ट करता है जिनके अंदर क्या कहते हैं अंडरलाइंग न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे का आयरन कम है तो उसको एक नॉर्मल बंदे से सन एक्सपोजर ज़्यादा टैनिंग देगा। द रीज़न फॉर इट इज़ कि उसकी स्किन की इतनी ज़्यादा पोटेंसी नहीं है या इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं नेचुरल प्रोटेक्शन नहीं है कि वो उसको रिपेयर करे या उसको वो हार्म ऑफ द यूवी रेस से जो है वो बचाए। तो ये कि उसके अंदर एक तो ये कि आपके अंडरलाइंग न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए आप विटामिन डी आजकल बहुत ज़्यादा बच्चों में बहुत ज़्यादा कम है। आप ऑलमोस्ट तकरीबन अगर 8 बच्चे हैं तो उनमें से 2 या 3 के अंदर ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है। विटामिन डी, आयरन, इनके लैब्स अपने बच्चों के लाजमी करवाएं और बड़ों के भी लाजमी करवाएं। अगर ये दोनों कंपोनेंट आपके कम है तो आपकी जो प्रोटेक्शन और इम्यूनिटी है वो रिड्यूस्ड होगी बॉडी के अंदर, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। दूसरा ये कि जब अगर आपका ये बेहतर होगा तो इसमें आपको चांसेस कम है कि आपको यूवी रेस कम
डैमेज करेंगी, उतना ज़्यादा नहीं करेंगी जितनी एक डेफिशिएंट बंदे में करेंगी। और उसके अलावा ये कि जो सन प्रोटेक्शन है वो सिर्फ फेस के ऊपर ही नहीं लगाएं, आर्म्स पे भी लगाएं, जो एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द एरिया है हैंड्स पे लगाएं, फीट्स पे लगाएं, जो आपके लगता है कि एक्सपोज्ड है। अगर आप बाहर जा रहे हैं, जिस तरह बाइक पे जा रहे हैं, तो हेलमेट का इस्तेमाल करें ताकि फेस के ऊपर आपके मिनिमम जो है वो एक्सपोजर हो। हैंड्स के लिए ग्लव्स इस्तेमाल करें, स्लीव्स मिलती हैं वो आप बाइक के ऊपर पहन सकते हैं। तो ये चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो देखेंगे 1 से 2 दफ़ा की प्रोटेक्शन है, लेकिन आपका इससे मतलब लाखों रुपए का खर्चा बच जाता है, क्योंकि रीज़न ये है कि थोड़ी सी प्रोटेक्शन से आपकी वो सारी एरिया कवर हो रहा है जिसके ऊपर आपकी डायरेक्ट हो रही है। और जैसे ही आप घर जाते हैं तो कोशिश करें, अगर आपको स्वेटिंग हुई हुई है, जिम से आए हैं, स्विमिंग से आए हैं या काम से आए हैं, कहीं से भी अगर आप घर आते हैं तो कोशिश करें जैसे ही स्वेटिंग वाली बॉडी को प्रॉपरली जो है वो एक प्लेन वाटर से वॉश करें। क्योंकि रीज़न ये है कि अगर जैसे आप देखें अभी ईद आ रही है तो हमने देखा है कि नॉर्मली गोश्त को गलाना होता है तो हम उसके अंदर नमक डालते हैं, तो उस तरह वो ज़ाहिर है उसकी जो है ना वो टेंडेंसी वो टेंडर हो जाता है ज़्यादा। सिमिलरली हमारी बॉडी के ऊपर भी अगर जो सॉल्ट्स हैं जो स्वेट के अंदर मौजूद है वो अगर लॉन्ग टाइम के अंदर रहेंगे तो वो वहाँ पे फंगल इन्फेक्शंस को और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को स्प्रेड होने का चांस ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि हमारी भी स्किन जो है वो टेंडर हो जाए। तो उसको प्रॉपरली रिंस करें, वॉश करें और फिर उसके बाद अपना वो करें, इससे आप फ्रेश भी महसूस करेंगे और आपकी जल्द भी डैमेज से जो है वो बच जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब लड़कियों ने आज रात को, क्योंकि कल ईद के दिन के लिए फ्रेश नज़र आना है, तो आज मैनी पेडी भी करवाना है, आज तरह तरह के फेशियल्स भी होने हैं, सैलून्स इस वक्त आपको फुल मिलेंगे और साथ ही साथ हेयर डाइज और ये वो सब कुछ होना चाहिए। क्या चांद रात को ये सब कुछ करवाना ठीक रहता है? क्योंकि वेरी नेक्स्ट डे आपने पूरा रेडी भी होना है या आपने लोगों के साथ डील भी करना है, तो क्या ये सब एक दिन पहले यानी चांद रात को ये सब सही रहेगा करवाना? आइडियली क्या नहीं रहता। अगर इतना ज़्यादा टाइम गुजर जाए तो नॉर्मली यही सजेस्ट होता है कि आप अपना ईद का जो डे है उसको निकाल के तो फिर आप बाद में फ़्रेश होने के लिए अपने ये सर्विसेज ले लें, क्योंकि रीज़न ये होती है क्योंकि आपने जाहिर सी बात है अगले पूरे दिन जो है वो किचन में गुजारने हैं, बहुत ज़्यादा हीट एक्सपोजर भी होना है और ऑब्वियसली इसमें आप स्पाइसी फूड खा रहे हैं, आप कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, आपकी स्किन उन चीज़ों से भी ऑलरेडी इरिटेट हो रही है। तो उसमें कोशिश तो ये करनी चाहिए कि नहीं, इस तरह की कोई भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ट्रीटमेंट्स के ऊपर नहीं जाना चाहिए और स्पेसिफिकली ब्लीच, पॉलिशर या स्टेरॉयडल बेस्ड जो क्रीम्स इंस्टेंट ग्लो देती हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे माइल्डली आप हल्का फुल्का एक्सफोलिएशन कर सकते हैं, योगर्ट लगा सकते हैं, फेस के ऊपर भी लगा सकते हैं। अगर आपको एक्नी नहीं है, आपको अगर एक्नी प्रोन कॉमेडोजेनिक स्किन नहीं है तो वो लगा सकते हैं। आप हल्का फुल्का ये कि जिस तरह क्यूकम्बर्स रख सकते हैं पफीनेस कम करने के लिए अपनी, आप अपना जो है वो पानी का इंटेक ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपका ग्लो जो है वो बेहतर करेगा। आप उसके अंदर जो है जेंटल क्लिनजिंग जो आपके मेडिकल ग्रेडेड क्लिनजर्स हैं जो कि अच्छे प्रोडक्ट्स हैं वो आप खुद भी कर सकते हैं। उनका इतना ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब आप पार्लर्स में जाते हैं या सैलून्स में जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर एक्सपोज टू इन एनी केस आपको वो पॉलिशर या ब्लीच किसी ना किसी सूरत के अंदर अप्लाई किया जाता है और उसके बाद बहुत सारी पेशेंट्स जो है वो आते हैं हमारे पास। बिल्कुल एलोवेरा और उपटन का इस्तेमाल भी तो कर सकते हैं। एलोवेरा लगा सकते हैं, उपटन भी लगा सकते हैं, लेकिन ये कि आप क्योंकि बेसिकली केमिकल जो क्या कहते हैं इतनी ज़्यादा मिक्सिंग है चीज़ों में तो वो इतना हमें पता नहीं होता कि प्योर है कि नहीं। लेकिन अगर आप जिस तरह एलोवेरा आपके घर में लगा हुआ है उसको आपने सोक करके रख दें ताकि उसके जो टॉक्सिन्स हैं वो निकल जाएं और फिर उसको पील करके उसको आप क्यूब्स की फॉर्म में अपने फ्रिज में रख लें और उससे डेली आप उसको सुबह उठ के कर सकते हैं। उससे पफीनेस भी कम होगी, आपका बैक्टीरिया भी जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, पोर्स भी रिड्यूस होंगे। दैट विल हेल्प यू टू गिव अ नेचुरली उसको जो है वो स्किन को फ्रेश करने में हेल्प करेगा। अच्छा डॉक्टर मानूर, हम देखते हैं कि स्किन के लिए राइस वाटर और राइस पाउडर बहुत ज़्यादा हमें रेकमेंड किया जाता है कि राइस जो आपकी स्किन को नरिश करता है और आपकी स्किन के ऊपर से टैन भी हटाता है। कितना फ़ायदेमंद है ये और उसको क्या यूज़ किया जा सकता है अपनी स्किन पे, किस तरह से यूज़ करना चाहिए, कुछ बता सकती हैं इस हवाले से? अच्छा, इसके अंदर विशाल बहुत से जो कोरियन प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर राइस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। अब अगर वो प्रोडक्ट्स हमारे पास फेक नहीं हैं तो उन प्रोडक्ट्स के वाकई ही इफ़ेक्ट हैं। वो टाइटनिंग में पोर की हेल्प करते हैं, पोर को जो है वो रिड्यूस करने में, आपकी स्किन को इम्प्रूव करने में, हाइड्रेट करने में हेल्प करते हैं।
लेकिन अगर हम देखें कि जिस तरह बहुत सारे इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो कि फ़ेक प्रोडक्ट्स हैं और जाहिर सी बात है उनका वो कंटेंट नहीं है जो उनके ऊपर मेंशन्ड है, तो वो आपकी स्किन को डैमेज भी कर सकते हैं। हाँ, अगर हम ये बात करें कि घर में इस्तेमाल करें तो घर में ये है कि अगर आप प्रॉपरली उनको वॉश करने के बाद उनको आप सोक करके रखते हैं तो जो पानी है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, विच विल हेल्प यू कि आपकी थोड़ी सी ज़रा एक टोनर की तरह का जो है वो फंक्शन करेगा। तो उसमें ये है कि हर चीज़ का जो मतलब एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, आप उसे कभी कभी कर लेते हो या 1 से 2 दफ़ा वीक के अंदर तो वो आपको हेल्प करता है, लेकिन अगर आप उसे जनरली रूटीन के अंदर ले आते हैं तो वो आपकी स्किन के जो बैरियर है उसको बैरन भी कर देती है, डिहाइड्रेट कर देती है और ड्राइनेस ज़्यादा कॉज कर देती है। तो सम टाइम ये है कि पेशेंट ये भी कंप्लेन करते हैं कि हम इस तरह की चीज़ें बेसन यूज़ कर रहे हैं या राइस वाटर यूज़ कर रहे हैं तो हमारी स्किन फ्लेकी और ड्राई होना शुरू हो गई है। तो इसलिए बेहतर ये है कि वैसे अब तो ये कि अगर हम अपनी स्किन के मुताबिक गाइडेड स्किन केयर भी इस्तेमाल करें तो बहुत से इस तरह के पाकिस्तानी ही मेडिकेटेड ब्रांड्स हैं जो कि आपकी स्किन के मुताबिक भी हैं और बहुत रीज़नेबल अप्रोचेबल है। अगर आप वो अपने स्किन के मुताबिक स्किन केयर लेते हैं, जैसे अगर एक्नी बेस्ड स्किन है आपकी, उसमें आप सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लेंजर लें, आप उसके अंदर जेल बेस्ड सनस्क्रीन लें, आप उसके अंदर जो है वो सैरामाइड्स प्लस सैलिसिलिक एसिड वाले जो है वो आप नाइट क्रीम्स लें तो वो आपकी स्किन को इम्प्रूव करेंगे। और सिंपली अगर आप ब्राइटनिंग के लिए करते हैं तो आप नायासिनामाइड, कोजिक एसिड, विटामिन सी, अल्फा आर्बिटिन, इनके कम्बिनेशंस के अंदर बहुत सारे इस तरह की फॉर्मुलेशंस हैं और जो कि मतलब अफोर्डेबल भी हैं क्योंकि अब बहुत सी पाकिस्तानी कंपनीज जो हैं वो आपकी स्किन के मुताबिक उनको प्रिपेयर कर रही हैं। आपने अभी डॉक्टर साहब एक्ने की बात की है, तो जिनको पिंपल हैं या इस तरह के मसाइल हैं, क्या ऐसा हो सकता है फौरी तौर पे उसका कोई ट्रीटमेंट हो जाए या वो स्लोली ग्रेजुअली को आपको उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा? क्योंकि जिनको जारी बात है जो ऐसे बच्चे टीनेजर्स होते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं और ईद के मौके पर वो चाहेंगे किसी तरीके से छुटकारा मिल सके। इसमें सबसे पहले तो बेसिकली एक्नी जो है ना, इट्स अ होल जर्नी, इट इज़ नॉट अ सिंपल, आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये आज निकला है और कल ख़त्म हो जाए। और इंटरनल भी कुछ खराबी चल रही है इंटरनली भी बहुत सारी खराबियाँ होती हैं। पहले ये प्रॉब्लम्स थे कि जिस तरह हम कहते थे कि सिर्फ ख़वातीन के अंदर कहा जाता था कि PCOS की वजह से। अब जब स्कैन्स के अंदर सिस्ट नहीं नज़र आती थी तो वो कहते थे जी आप ठीक हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन शुक्र है अब रिसेंटली इट इज़ डायग्नोस्ड कि एक जो क्या कहते हैं सिंड्रोम है हमारे पास PMOS, जो कि बेसिकली मेटाबॉलिक सिंड्रोम है ओवरीज़ का। इसके अंदर ये होता है कि आपके ये सारे सिम्टम्स जो हम पहले बताते रहते थे कि इन सिम्टम्स में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और लोग इसको डिफाइन नहीं कर पाते थे कि डिनाई करते थे। अब उन चीज़ों को ये है कि एक्सेप्टेंस मिल गई है विद दिस टर्म के जो ये आपके पास मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम है इसके थ्रू। इसमें यह है कि जब जाहिर सी बात है वो अंडरलाइंग अगर आपका प्रॉब्लम नहीं रिजॉल्व होगा तो एक्नी कोई भी ओवरनाइट ट्रीट नहीं कर सकता और ठीक नहीं हो सकती। और ऑल्सो ऐसे मौक़ों पे जिस तरह ईद है, इसके अंदर आप मीट ज़्यादा खाएंगे, आप स्पाइसी फूड ज़्यादा और खाएंगे, ट्रिगर होगा, आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेंगे, आप ऑयली फूड खाएंगे तो ये और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो इसमें ऐसे जिन लोगों को भी एक्नी का प्रॉब्लम है उनसे ये है रिक्वेस्ट कि आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ना लें बिल्कुल। आप अगर मीट ले भी रहे हैं तो उसके साथ फाइबर का कोशेंट भी लें, ठीक है, ताकि वो आपको जो है वो बैलेंस करे उस चीज़ को। और उसके अलावा स्पाइसी फूड को अवॉइड करें, ऑयली ग्रेवीज़ को अवॉइड करें, क्योंकि अगर आप इसको नहीं करेंगे तो ये जो इसके बाद फिर आपके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम एग्रीवेट होगी, वो ज़्यादा मैनेज करनी भी मुश्किल हो जाएगी और जाहिर सी बात है कि अच्छा भी नहीं लगता, इंसान को खुद भी कॉन्फिडेंस उसका लूज होता है। बिल्कुल सही है। तो इसलिए अपने खानों में भी एहतियात करनी चाहिए, पानी का इंटेक ज़्यादा और सन ब्लॉक लाजमी इस्तेमाल करें ताकि आप अपनी स्किन को हाइड्रेट रख सकें। सन एक्सपोजर अगर आपका ज़्यादा है तो डबल मेरी तरफ से तो रिकमेंडेड है 2 बार लगा लें ताकि आप रह सकें। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर मानूर रियाज खान, स्किन स्पेशलिस्ट, और हमने आपको बहुत सारे मशवरे ले दिए हैं डॉक्टर साहिबा से। बाकी आपकी जिम्मेदारी अपनी स्किन अमल आपने करना है, हम तो आप तक डॉक्टर की राय या उनका मशवरा पहुंचा सकते हैं। लेकिन इस वक्त नाज़रीन 10 बजे के बाद इस्लामाबाद की शहर इक़्तिदार की मार्केट्स में कितनी गहमा गहमी है, कितना ख़रीदारों का रश बढ़ चुका है, मवेशी मंडियों की सूरत हाल तुमने आपको बताई है, और बाज़ारों में इस वक्त शॉपिंग के लिए क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि ख़वातीन और बच्चों की कोशिश होती है कि जितना जल्दी रोज़ शॉपिंग करें। जी हाँ, शॉपिंग कंप्लीट हो जाए। बिल्कुल जी। तो ये अभी सुबह का वक्त है, एक तो 10 बजे के बाद का, लेकिन 10 बजे वैसे यूजुअली अगर आप देखें तो कहीं और की शॉप्स खुलें या ना खुलें, शहर इक़्तिदार की खुल जाती हैं। आपको इस्लामाबाद में शॉप्स खुली हुई नज़र आती हैं। तो इस वक्त हम देखते हैं कि कितनी ख़रीदार मौजूद है मार्केट्स के अंदर। आफ्ताब जहां मौजूद है हमारे साथ, वहाँ पर मौजूद है। तो आफ्ताब जहां से जानते हैं। जी आफ्ताब जहां, बताइएगा मार्केट्स में कितना रश है ख़रीदारों का?
बिल्कुल, देखिए जुनैद और इशाल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के जो मसरूफ़ तरीन मार्केट है जिसे G9 और कराची कंपनी जो है जिसे कहा जाता है। और जैसे ही कोई भी त्यौहार आता है तो हमें यही देखने को मिलता है कि इन बाज़ारों में शहरियों का ख़ासा रश जो है वो हो जाता है। यहाँ पे एक गहमा गहमी जो है वो इन मार्केट में आपको नज़र आती है। चाहे फिर छोटी ईद हो, छोटी ईद की तो बात ही अलग है कि छोटी ईद में तो बहुत ही ज़्यादा इस्लामाबाद के हर मार्केट में आपको शहरियों का रश नज़र आता है, ख़रीदारी जो है वो उरूज पर होती है। लेकिन क्योंकि बड़ी ईद है और बड़ी ईद का आज तकरीबन यूँ समझ ले कि आज चांद रात है और चांद रात से जो चांद रात की रात तक तकरीबन एंड तक इस्लामाबाद के बासियों की जो शॉपिंग है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रही होती है। क्योंकि सुन्नत इब्राहिमी के लिए भी लोग जानवरों की ख़रीदारी कर रहे हैं। तो इस्लामाबाद में जहाँ उन बाज़ारों में जहाँ पर जानवरों को रखा गया है, मंडियों में, वहाँ पर शहरियों का रश है। तो वहीं पर ख़वातीन हो, बच्चियाँ हो और बच्चे हो, वो कोशिश करते हैं कि चाहे बड़ी ईद हो, घर में वो जाएं तो वो खूबसूरत जो जानवर लेके आते हैं वो देखते हैं। उसके साथ साथ ही उनकी मुख्तलिफ जो डिमांड्स है वो भी शुरू हो जाती हैं और इसी वजह से वो मार्केट का रुख करते हैं। क्योंकि ख़वातीन जो है उनका सजना संवरना जो है वो एक लाजमी जुज़ हो जाता है कि अगर कोई भी त्यौहार है तो ख़वातीन अपने सजने संवरने के तमाम जो लवाज़मात है वो पूरे करें। उसमें चूड़ियाँ हो, खुद से लेने हो, मैचिंग जितनी भी चीज़ें हों वो लेते हैं। उसके बाद कपड़े जो है वो ख़रीदते हैं क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मेहमानदारी इस ईद पे बहुत ज़्यादा होती है। तो जब मेहमानदारी होती है तो ख़वातीन बन ठन के सज सवर के जो है वो घर में खाना भी पकाते हैं, मेहमानों को भी देखते हैं और साथ साथ अपनी ईद को खुशी से मनाते भी हैं। मेरे साथ यहाँ पर दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। ये बताइएगा सर, बड़ी ईद तो है, वैसे तो जानवरों की ज़्यादा जो है वो ख़रीदारी हो रही होती है, क्या कहते हैं, कितनी तादाद में लोग आ रहे हैं, चीज़ें ख़रीद रहे हैं, महंगाई का क्या गिला करते हुए नज़र आ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ा शुक्र है कि बेहतरीन ईद का जो ख़रीदारी हो रही है। क्योंकि जो मर्ज़ी हो जाए, औरतों ने कपड़े लेने ही होते हैं, बच्चों ने कपड़े लेने ही होते हैं। मर्द बेशक ईद हो या शबरात हो या छोटी ईद हो, बड़ी ईद हो, कपड़े पहने या ना पहने, उसने अपनी बेगम को, अपने बच्चों को कपड़े लेके ही देने होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ख़रीदारी हो रही है, कोई महंगाई वाला चक्कर नहीं है। जिन्होंने लेने हैं कपड़े वो अल्हम्दुलिल्लाह लेते ही हैं। ख़वातीन तो बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, क्या कहते हैं, ख़वातीन बार्गेनिंग कर रहे हैं और उस पर मान जाते हैं? ये बेटी एक ऐसा मरकज़ है G9 का जहाँ छोटे से छोटा गाहक भी आता है और हाई लेवल का गाहक भी आता है। यहाँ जो G9 का माहौल है, यहाँ बार्गेनिंग भी होती है और फिक्स प्राइस भी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला हमें हलाल रिज़्क़ देता है। और जो ख़रीदारी के हवाले से ख़रीदारी जो अल्लाह ताला ने हमारे मुकद्दर में लिखी G9 मार्केट इस्लामाबाद से मौजूद है। ख़रीदारों का रश बढ़ता जा रहा है और ये बढ़ता ही जाएगा। आपको पता है कि रात गए तक शॉपिंग रुकनी नहीं है अब, क्योंकि अब वक्त बाकी बहुत कम रह चुका है। बिल्कुल, और जिस तरह से वहाँ पर दुकानदार भी कह रहे हैं कि कुछ हाई लेवल के वहाँ पर क्लाइंट्स भी आते हैं, गाहक भी आते हैं, कुछ बेचारे भावताव वाले भी आते हैं और कुछ बोरियों तोड़ों में भी पैसे लेकर आते हैं। तो इस वक्त हमारा इस वक्त ना तरीक़ाकार यही है। कुछ तो उमरा है जो कि बहुत ही अमीर है, जिनके पास बेतहाशा पैसा है, जो कि पानी की तरह बहा सकते हैं, भावताव नहीं करते। और कुछ बेचारे जुनैद और मेरी तरह के भी जिन्हें जाके भावताव करके चीज़ लेनी होती है। और वैसे भी हमें बीइंग अ मुस्लिम सुन्नत भी यही है कि आप उसमें बार्गेन कीजिए और बेहतर से बेहतर आपको ये हक हासिल है कि आप जहाँ पे भी जिस दुकानदार के पास, जिस ताजिर के पास आपको लगता है कि बेहतर चीज़ मिल रही है उससे जाइए। तो ये चलता रहेगा और हम आप तक पहुँचाते रहेंगे कि ये गहमा गहमी कहाँ तक पहुँचती है। बिल्कुल जी, यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे, आप कहीं मत जाएगा, दीगर हम इशूज़ होंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ नाज़रीन, वेलकम बैक। ईद उल अज़हा और गर्मियों की छुट्टियां एक साथ, और बच्चों के लिए सिर्फ आराम और खेल कूद का नहीं बल्कि सीखने, घूमने फिरने और यादगार लम्हात बनाने का भी बेहतरीन मौका होता है। बच्चों की तो ये ज़िद होती है कि हमें वेकेशंस पे जाना है, हमें नानी के पास ले जाएं, हमें हिल एरिया में ले जाएं, हमें इस वेकेशंस को बेहतर से बेहतर बनाना है। लेकिन बार उनकी इस्लाह के लिए, उनकी तरबियत के लिए, उनकी ग्रूमिंग के लिए भी एक बेहतरीन वक्त और बेहतरीन मौका होता है। क्या ख्याल है? बिल्कुल जी, तो इस बेहतरीन मौके का फ़ायदा किस तरह से उठाया जाए? बच्चों को नानी के घर भी जाना है, नॉर्दर्न एरियाज़ भी घूमने जाने हैं और हर तरह की इंजॉयमेंट भी चाहिए, लेकिन बच्चे कहीं स्कूल से दूर होकर पढ़ाई भी ना भूल बैठें और उनका ये वक्त बहुत कीमती है। एक एक लम्हा बच्चों के लिए बड़ा कीमती होता है, तो उसको किस तरह से यूटिलाइज़ किया जा सकता है। हमारे साथ रायद अफजल साहब और ज़हीर तालीम हैं, आप वेलकम टू शो कहेंगे रायद साहब आपको। रायद साहब, ये बच्चों की जो छुट्टियां हैं, अब तो साल भर में काफ़ी छुट्टियां बढ़ गई हैं। पहले तो सिर्फ ये 3 महीने की छुट्टियां या 10 सर्दियों की छुट्टियां हुआ करती थी,
अब छुट्टियाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा होती हैं तो माँ बाप को भी परेशानी लाहक हो जाती है कि अब बच्चे ज़्यादा वक्त छुट्टियों में अगर गुजारेंगे तो ना तो उनका वो पढ़ पाएंगे, ना ही उनकी जो सलाहियतें हम निखारना चाह रहे थे स्कूल के अंदर वो भी नहीं निखर पाएंगी। तो क्या किया जाए फिर? बच्चों को घर पे या फिर समर कैंप्स के हवाले कर दिया जाए, वहाँ पर उनकी अच्छी सीख और पढ़ाई हो सकेगी? देखिए, समर कैंप की तो अब गवर्नमेंट ने इजाज़त दी है, तो मेरा ये ख्याल है कि बच्चों को समर कैंप में तो भेजना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे स्कूल डेज दुनिया में वन ऑफ द लोएस्ट हैं। तो और जो स्कूल डेज बच्चे जागते भी हैं पाकिस्तान में, वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है ना वो भी लोएस्ट है। तो अब ये डबल जेपर्डी जिसको बोलते हैं, डबल प्रॉब्लम हो गई है कि क्वालिटी तो ऑलरेडी लो थी और क्वांटिटी नंबर ऑफ डेज भी लो हो गए हैं। तो पाकिस्तानी बच्चे तो तीन यानी अगर आप पाकिस्तान के क्लास 6 के बच्चे को दुनिया में कंपेयर करेंगे तो वो इसको क्लास 3 के लेवल पे खड़ा है। क्लास 3 का बच्चा जो है वो अपनी रीडिंग, राइटिंग, इंग्लिश, उर्दू, मैथ के हिसाब से वो केजी के लेवल पे खड़ा है। तो हमें समर कैंप में भेजना तो जरूरी है ही, लेकिन उसके अलावा भी पेरेंट्स को घर पर भी रवायती तालीम से हट के बच्चों को इससे बहुत कुछ सिखाने की ज़रूरत है, वरना उनके बच्चे अब ये जो फ्यूचर में कितनी ज़बरदस्त स्पीड ऑफ लाइट से जो तब्दीली आ रही है एआई के आने के बाद, उसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो क्या क्या तरीका हो सकता है? समर कैंप्स में भेज दिया, इसके अलावा जो बाकी वक्त घर पे गुजरेगा, अगर कोई इतनी इस्तिताअत नहीं रखता पेरेंट्स, क्योंकि अब यहाँ पे अब हर एक चीज़ ही बहुत महंगी हो गई है और एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, तो वो पेरेंट्स घर पे क्या पॉजिटिव या तामीरी उनको एक्टिविटीज़ में मुब्तला कर सकते हैं या उनसे काम ले सकते हैं बच्चों के, क्योंकि वो जो सारा साल मेहनत किया वो रायगा ना जाए? मज़े की बात यह है, इसमें मुझे वो बड़ी लतीफ़े वाली बात है याद आती है कि जब मैं शहरों में सर्वे कर रहा था कि भाई एआई बच्चों को सिखाई जाए और ई लर्निंग करवाई जाए, तो शहरों में सर्वे किया कि भाई आपके घर में कुल मोबाइल कितने हैं, तो पता चला 4 हैं। और जब गांव घूमा मैं और वहां जाके सर्वे किए तो पता चला 5, 7, 8, 11 मोबाइल घर पे पड़े हुए हैं। तो जिसके पास मोबाइल है उसके पास आज की मॉडर्न एजुकेशन है। सारी स्कूलिंग, सारी एजुकेशन जो आपको सीखना है वो आपके मोबाइल पे है। असल में प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ कि हम मोबाइल को एंटरटेनमेंट समझते हैं और एजुकेशन को स्कूल जाने से हमने अटैच किया हुआ है, और मोबाइल का गलत यूज हो रहा है और स्कूल में वो चीजें सीख रहे हैं जिनकी फ्यूचर में जरूरत नहीं। तो ये जो आपका मोबाइल है ना, बेसिकली यही आपकी फ्यूचर की एजुकेशन है। इसी पे यूट्यूब है जिसमें दुनिया भर की एजुकेशनल वीडियो मौजूद है, गाने और ड्रामों के अलावा। लेकिन यूट्यूब भी बदकिस्मती से हमारे यहाँ या तो हम वो उल्टे सीधे जो पाकिस्तान में वीलॉगर्स मौजूद हैं उनकी बातें सुनते हैं, उनके पैसे बनाते हैं, या फिर हम ड्रामे देखते हैं, या फिर हम सॉन्ग सुनते हैं। ये 3 चीजें पाकिस्तानी जो है ना यूट्यूब पे सबसे ज्यादा करते हैं, जो कि इसका इंतहाई गलत इस्तेमाल है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2 ये कि यूट्यूब पे ही एआई मौजूद है। अब वो एआई का भी गलत इस्तेमाल हो रहा है, उससे भी हम कुछ ज्यादा सीख नहीं पा रहे। तो जो हमने सीखना है, जो हमें फ्यूचर के लिए तैयार करेगा, वो तो हमारा मोबाइल है। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि हम, हमारे पेरेंट्स जो है ना, वो बच्चे को खुद मोबाइल दें और कहें कि इस पे ये चैनल देखो, ये काम करो, वो काम करो और करके मुझे बताओ। वो उल्टा हो रहा है। बच्चे जबरदस्ती ढूंढ के मोबाइल पकड़ लेते हैं, सारी छुट्टियां वो मोबाइल पे बैठे रहते हैं। नानी के घर तो अब बड़ी दूर की बात होगी, नानी के घर कौन जाता है? सब बच्चे मोबाइल पकड़ के बैठे रहते हैं, उल्टे सीधे काम करते रहते हैं। अब रील्स का चस्का बहुत पड़ गया है और उसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो मोबाइल का सही इस्तेमाल बच्चों को चेंज कर सकता है। जी, इन गर्मियों की छुट्टियों में जो कि ईद से अब स्टार्ट हो गई हैं, इन छुट्टियों में फिर बच्चों को कौन से ऐसे प्रोग्राम सिखाए जाएं, एआई के कौन से ऐसे टूल्स सिखाए जाएं? क्योंकि छुट्टियों का आप जैसा कह रहे हैं कि एआई, मोबाइल तो हर घर में मौजूद हैं, टैब्स हर घर में मौजूद हैं, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता कि उन्हें क्या सीखना है और ये क्या स्पेशली किसी इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा या फिर यूट्यूब से वीडियोस निकाल कर के भी आप सीख सकते हैं। तो वो हमें बता दीजिएगा क्या कुछ सीखना चाहिए बच्चों को। देखिए, ये जवाब मुझसे मैं पिछले मेरा ख्याल है कोई 30 साल से तो सवाल का जवाब दे रहा हूँ, लेकिन यकीन जानिए आज से 3 साल पहले इस सवाल का जवाब देना अच्छा खासा चैलेंज होता था और अब ये चैलेंज नहीं रहा। इसलिए कि आप कोई एक एआई का टूल अपने पास ले लें, उसमें गॉर्क है, उसमें चैट जीपीटी सब जानते हैं, उसमें जेमिनाई है,
और उसमें ये एंथ्रोपिक का जो आया हुआ नया टूल जो है वो है। ये 4 टूल्स हैं, इनमें से किसी एक के ऊपर चले जाएं और उससे जाके कह ले, यही सवाल जो मुझसे पूछा उससे पूछ ले, उसको कहे भाई मैं कुछ सीखना चाहता हूँ, तुम मेरा इंटरव्यू करो और मुझे बताओ कि मैं क्या सीखूं, तो वो आपका इंटरव्यू शुरू कर देगा। वो इतने स्मार्ट है, वो समझिए कि कोई 1 लाख PhD का कोई किए हुआ प्रोफेसर आपके आगे बैठा है। वो आपसे पूछेगा, अच्छा पहले मैं आपके इंटरेस्ट का अंदाजा लगाता हूँ, आपके इंटरेस्ट क्या हैं, फिर मैं आपके अंदाजा लगाता हूँ कि आपके अंदर कैपेबिलिटीज क्या हैं। वो अच्छा खासा आपकी कैरियर काउंसलिंग करेगा। उसके बाद वो आपको बताएगा मेरे ख्याल में आपको एग्रीकल्चर के हवाले से कुछ सीखना चाहिए, मेरे ख्याल से आपको आर्ट का कुछ सीखना चाहिए, मेरा ख्याल है कुछ ऐसे। जब वो आपके साथ ऐसे कर ले तो आप उसको कहें कि भाई मुझे यूट्यूब के और वेबसाइट्स के लिंक दे दो जहां जाके मैं सीखना शुरू करूं। और ये जो तुमने मुझे प्रोफेशन बताया है, मसलन गोट फार्मिंग तुमने मुझे प्रोफेशन बताया है, तो मुझे गोट फार्मिंग का पहले तुम कुछ बता दो, उसके बाद वेबसाइट्स और यूट्यूब के लिंक जो है ना वो रेफर कर दो ताकि मैं वहां जाके उसको देखना शुरू कर दूं। और आपने एज अ पेरेंट सिर्फ ये करना है कि बच्चे के ऊपर नजर रखनी, उसने पूछना है भाई तुम AI की मदद से नया क्या सीख रहे हो। बिल्कुल सही, कोई बड़ा मुश्किल सवाल तो नहीं है ये। बच्चों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना होगा कि क्या वो अपना टाइम प्रोडक्टिव एक्टिविटी में गुजार रहे हैं या नहीं, क्या फ़ोन का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे, क्योंकि हमने बच्चों के हाथ में गैजेट दे दिए हैं, लेकिन उनको सही रास्ता भी हम ही ने सिखाना है ताकि हमारे बच्चे अपना टाइम वेस्ट भी ना करें और गैजेट्स का गलत इस्तेमाल भी ना करें। क्योंकि इस वक्त ऐसा कॉन्टेंट आ रहा है जो कि हमारे बच्चों के नाजुक जहनों के ऊपर बहुत बुरी तरह से असरअंदाज होता है। तो बहुत शुक्रिया रायद अफजल साहब, माहिर तालीम हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं आज के, और बहुत सारे इस टॉपिक के अंदर हमें ऐसे मुफीद मशवरे भी मिले। लेकिन अभी इन मशवरों पे अमल करना अब नाज़रीन का काम है और यकीनी तौर पे एक बेहतरीन मौका होता है। आपके बच्चों के ऊपर आपने बहुत सी मेहनत की होती है, आपके टीचर्स ने भी स्कूलों में की होती है, वो मेहनत ज़ाया ना जाए, उसका सही इस्तेमाल हो, बल्कि उनमें और निखार पैदा हो। तो इन सारी चीज़ों पर अमल कीजिए और इन 3 जो महीने हैं इनका बेहतरीन इस्तेमाल करके अपने बच्चों को और भी बेहतर बनाइए। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाएगा, दीगर हम इश्यूज होंगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। दुनिया भर से आने वाले फर्जंदान इस्लाम आज मुक़द्दस सरज़मीन पर कदम रखते हैं तो फ़ज़ा एक बार फिर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की रूह परवर सदाओं से गूंज उठती है और यूँ हज के अजीम और मुक़द्दस सफ़र का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। ये वो लम्हा होता है जब हर हाजी दुनियावी रिश्तों, मसरूफियात, फ़िक्रों को पीछे छोड़कर सिर्फ अपने रब की रज़ा और मग़फ़रत की तलब में हाजिर होता है। बिल्कुल, और हज सिर्फ एक इबादत नहीं होती बल्कि इश्क़ इलाही, बंदगी और असल अताअत का अमली इजहार भी है, जो कि इंसान को आजिज़ी, सब्र और कुर्बानी का दर्स देता है। और आज हम देख रहे हैं कि लाखों फर्जंदान इस्लाम ये अजीम फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। ये वो अजीम इबादत है जो इंसान के दिल को सुकून देती है, रूह को पाकीज़गी और ज़िंदगी को एक नई समत अता करती है। और हज इंसान को ये एहसास दिलाता है कि असल कामयाबी दुनिया की चमक धमक में बिल्कुल नहीं है बल्कि अल्लाह की हुक्म की मुकम्मल पैरवी में है। बिल्कुल, और ये इबादत इस्लाम के अरकान हमसा में से 5वां रुकन है जो हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है। हज का हर मरहला, हर अमल, हर दुआ इंसान के दिल को झंझोड़ कर रख देती है और उसे अपने रब के करीब कर देती है, कुर्ब हासिल होता है अपने रब का। तो हज सिर्फ जिस्मानी मशक्क़त नहीं है, जिस्मानी सफ़र नहीं है, बल्कि रूह की पाकीज़गी भी है, तहारत भी है, नफ्स की इस्लाह भी है और ईमान की तजदीद का हसीन सफ़र भी है। तो ये इबादत जो है ख़ुसूसी तौर पर अजर सवाब के साथ जुड़ी हुई है और हमें एक बार फिर से मौका देता है अल्लाह ताला कि हम अपने गुनाहों को वहाँ पर उनका तौबा इस्तग़फ़ार करके एक बार फिर से नए बच्चे की तरह हो जाते हैं हम और अपनी ज़िंदगी को दोबारा से उसकी शुरुआत करते हैं। फिर वो तमाम इबादत हैं जिनके बारे में आज हम बात भी करेंगे। बिल्कुल बात करेंगे, जिसमें अरफात के मैदान में उठने वाले हाथ हैं, मुज़दलिफ़ा की रातें हैं, मिना के लम्हात और तवाफ़ काबा की कैफियत इंसान के दिल को ईमान की रोशनी से भर देती है। किस तरह से हज की असल रूह को हासिल किया जा सकता है, अल्लाह की कुर्बत हासिल की जा सकती है, अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करने का बेहतर हो सकता है। डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब, इस्लामिक स्कॉलर, डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग्स में। और अब चंद ही लम्हात हैं ईद के जो वक्त शुरू होने में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में, लेकिन ये जो वक्त है बहुत ही कीमती है। जो हुजाज कराम, जो फर्जंदान इस्लाम वहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें बहुत बहुत मुबारक हो। हम यहाँ पर इन बरकतों को, अल्लाह ताला की कुर्बत को, अपने गुनाहों की बख्शिश को कैसे यकीनी बना सकते हैं? बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया और यकीनन इन अय्याम में और इन अजीम शान मुतबरक अय्याम में
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ ख़ुद को जोड़ने की एक सही करना, कोशिश करना, उसकी तमन्ना का इजहार करना यकीनन खैर पर मबनी है। और इन मुतबरक साआतों में अपने आप को अल्लाह के साथ जोड़ने की किसी सबील पर गौर व फिक्र करना, ये भी खैर पर मबनी अमल है। अल्लाह ताला आपकी और आपके चैनल की तौफ़ीक़ात में हरान बरकतें अता फ़रमाए। ये इतना अजीम शान इबादत है जिसे हज हम कहते हैं, और ये जो महीना है आज ख़ुद ये पूरे का पूरा महीना ही अल्लाह के यहाँ बड़ी अज़मत रखने वाला है कि जनाब अली करमुल्लाह वजहुल करीम से जब पूछा गया कि 12 महीनों में सरकार ख़त्मी मरतबत ने फरमाया कि 4 महीने अल्लाह के यहाँ जो है वो हुर्मत वाले और कुर्बत वाले महीने हैं, जिनमें अल्लाह जिनकी बहुत कदर व मंज़िलत है अल्लाह की निगाह में भी, और यकीनन अल्लाह की निगाह में है तो मखलूक की निगाह में भी वो बड़े अहम हैं। इन 4 महीनों में सरदार महीना कौन सा है? तो जनाब अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया चारों ही हुर्मत वाले हैं, लेकिन ये जो ज़ुल्हज्जा का महीना है ये अपने रुकन आज़म यानी हज की निस्बत और ताल्लुक़ से अल्लाह की निगाह में सबसे ज़्यादा कदर व मंज़िलत रखता है। और ये क्यों ना हो, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके जो पहले 10 दिन का जो नेक अमाल हैं इसमें किया जाने वाला अमल खैर जो है उसका मुतबादिल साल के किसी वक्त में किए जाने वाला अमल नहीं हो सकता। सबसे अजीम इबादत, सबसे अजीम अजर का हामिल अमल जो है वो ये है। और इन्हीं 10 दिनों की जो अज़मत है उसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि कुरान हकीम में सूरह फजर के अंदर परवरदिगार आलम ने पहले 10 दिनों की जो रातें हैं जो ख़ास तौर पर इबादत और अल्लाह के साथ राज़ो न्याज के साथ जुड़ी हुई हैं उनकी बाकायदा कसम खाई है परवरदिगार आलम ने, तो उससे अंदाज़ा होता है कि कितना अजीम शान अमल है। हुज़ूर ने फरमाया इसके हर दिन, पहले 10 दिनों में हर दिन रखा जाने वाला रोज़ा जो है वो 1 साल के रोज़ों के बराबर है। और ये जो यौम अरफा आज हज का दिन है इसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से हम तक ये बशारत पहुँची। हुज़ूर फरमाते हैं इसका एक रोज़ा, इस एक दिन का रोज़ा गुज़श्ता 1 साल और आइंदा पूरा 1 साल उसके गुनाहों की तलाफ़ी के तौर पर अल्लाह की बारगाह में पेश होता है। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि कितना अजीम शान है। और हज जो है ये इसको जामिउल इबादा कहा जाता है, यानी एक ऐसी खूबसूरत इबादत है जिसके अंदर दीन रहमत की हम तक पहुँचने वाली सारी इबादत का फ्लेवर जो है वो मौजूद है। 3 तरह की इबादत उर्फियत में दीन रहमत से हम तक पहुँचती हैं। एक जो है वो रूहानी इबादत हैं जो औराद व वज़ाइफ की शक्ल में होती हैं। अल्लाह का के पाकीज़ा अस्माए मुक़द्दसा से इंसान अपना ताल्लुक़ अल्लाह के साथ जोड़ता है, उसकी रहमत को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है, अपनी इस्तिग़फ़ार पेश करता है। ये रूहानी इबादत के ज़ैल में आते हैं। तो दूसरा बदनी इबादत के तौर पर नमाज है, और रोज़ा जो है ये अल्लाह के यहाँ बदनी इबादत के तौर पर पेश होता है। और ज़कात जो है और अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना जो है ये माली इबादत के तौर पर पेश होता है। आप देखें हज इतनी जामे इबादत है कि इसके अंदर ये तीनों इबादत पाई जाती हैं। आज आप देखें वहाँ पर हर हाजी दीवाना वार अपने रब को मुखातिब करके लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता हुआ अल्लाह की तौहीद बयान कर रहा है, उसकी तमजीद बयान कर रहा है, उसका अपना रब होना जो है उसका ऐलान कर रहा है, ख़ुद का उसका एक नातवाम बंदा होने का इकरार और इजहार कर रहा है। तो गोया वो जो रूहानी इबादत का दर्जा है वो भी इसके अंदर मौजूद है। फिर जो सफ़र की मुशक्क़त है, नमाज़ों का एहतमाम है, बाकी चीज़ें हैं वो बदनी इबादत के तौर पर भी है। और जब कोई साहिब इस्तिताअत घर से निकलता है इस हज के लिए तो माल जो है माली इबादत भी जो है वो हर कदम पर उसके साथ होती है। तो गोया ये सारी इबादत का एक ऐसा अजीम शान पैकेज है। और इसकी अज़मत को ज़हन में रखते हुए आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए हुजूर की बशारत वाली ज़बान से हम तक जो 5 चीज़ों के बारे में पता चला ना कि जिनके इख्तियार करने के बाद इंसान इस दर्जे पर पहुंच जाता है कि अल्लाह उसे ऐसा गुनाहों से पाक कर देता है जैसे पहले दिन पैदा होने वाला बच्चा है। उन 5 चीज़ों में से एक जो अजीम शान अमल है वो हज है। गोया हज के बारे में जब सरकार से पूछा गया कि इसका क्या अजर है तो हुजूर ने फरमाया कि इसका अजर कम से कम जन्नत है। यानी आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जिस अमल का आखिरी यानी आगाज़ इनाम का आगाज़ जहाँ जन्नत से होता है वहाँ अल्लाह के तकर्रुब की और कितनी मंजिलें ऐसी हैं जो इस एक हज के अमल से बंदा हासिल कर सकता है। डॉक्टर साहब वैसे तो बहुत ही खूबसूरत लम्हात हैं जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हाजी हैं जो उसकी लज्जत को इस वक्त कशीद कर रहे होंगे या उसको महसूस कर पा रहे होंगे। हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो हज के लिए जाए, लेकिन हज के रुकन के अंदर जो हम अरफात के मैदान में जमा होते हैं या मुज़दलिफ़ा में या मिना में जो रातें हम गुजारते हैं, क़याम जो करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अफजल फजीलत किसकी है? कहाँ पर दुआ की कबूलियत बहुत ज़्यादा है? कहाँ पर हमें गिड़गिड़ा कर मांगना है और वो कबूलियत का दर्जा उसे मिल जाएगा, वो भी बताइएगा। हज जो है ना वो अल्लाह की तरफ सफ़र करना है। एक तो ज़ाहिरी तौर पर सफ़र है ना, ये तो एक जिस्मानी सफ़र है, लेकिन हज़रत जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि हज असल में अल्लाह की तरफ रूह के साथ सफ़र करना है। जब कोई शख्स जिस वक्त
जिस्म के सफ़र का और रूह के सफ़र का इरादा कर लेता है ना, तो उसी वक्त वो अल्लाह के यहाँ मकबूल बंदों में शुमार होना शुरू हो जाता है। अब उसकी ज़ुबान पर जो दुआ, जो अर्ज़ी, जो अल्लाह के यहाँ तलब, उसकी अपनी ज़ात के लिए या उससे जुड़े हुए रिश्तों के हवाले से या कायनात में अल्लाह की किसी और मखलूक के लिए जो कुछ वो तलब करता है, क्योंकि वो अब अल्लाह की तरफ सफ़र इख्तियार कर चुका होता है, उसकी सिमत अल्लाह की तरफ हो चुकी होती है, उसका ध्यान, उसका खुशू खुजू वो अल्लाह के साथ खालिस हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पहले लम्हे जब हाजी इरादा करता है अपने घर से, उस वक्त से अपने मुकर्रबीन में उसको शामिल कर लेता है। उसकी हुज़ूर अल्लाह जो है ये ऐलान फरमा देता है कि देखो ये अपनी दुनिया की सारी मुशक्क़तों और लज्जतों दोनों से अपने आप को आज़ाद करके मेरे लिए खालिस होकर सफ़र इख्तियार करने जा रहा है। और किस अंदाज में सफ़र इख्तियार करता है कि गोया वो इस शक्ल में अल्लाह के सामने उन दो चादरों में पेश होता है जो कफन की चादरें हैं। गोया वो अपने रब को ये कहता है कि मैं मौत के बाद तो हर एक ने बाय चॉइस और बग़ैर चॉइस के तेरी बारगाह में आना ही आना है, लेकिन मैंने तेरे महबूब रसूल की वो फरमान ज़िशान सुन रखा है, वो बशारत सुन रखी है कि तुम अपने आप को मिसले मुर्दा अल्लाह के हवाले करो ताकि वो अपने दस्ते कुदरत और शफ़क़त से तुम्हारी दोबारा तामीर फरमाए। बंदा ये उन दो चादरों में अल्लाह के सामने बग़ैर खुशबू लगाए, बग़ैर तेल लगाए, बग़ैर बालों को आरास्ता किए, बग़ैर कोई दुनियावी नज़ाकत और नफासत हासिल किए अल्लाह की बारगाह में ख़ुद को पेश करके कहता है, मालिक मैंने तेरी दी हुई ज़िंदगी के अंदर ही अपने आप को एक मुर्दा यानी बेबस मखलूक के तौर पर तेरे सुपुर्द कर दिया है। मैंने तेरी इस दी हुई रूह की अमानत को दुनिया की लज्जतों से जो है वो आलूदा कर लिया था, नापाक कर लिया था। अब मैं तेरी तरफ मुर्दे की शक्ल में दाखिल हो रहा हूँ तेरे पाकीज़ा घर की तरफ। तू अपनी ख़ास रहमत और शफ़क़त से मुझे दोबारा वैसी तहारत अता फरमा जैसे एक नौमौलूद बच्चे की रूह को तूने पाकीज़गी अता कर रखी होती है। सो ये हज के सफ़र का हर मकाम जो है वो अपने अंदर अजीम शान अल्लाह की रहमतों को वसूल करने का इम्कान रखता है। और फिर इस पूरे उसके अंदर ज़ाहिरी तौर पर हज जो है वो तो 5 दिन के अराकीन का नाम है, यानी 8 ज़िलहज से लेके 12 ज़िलहज तक के जो 5 दिन हैं इनमें जो की जाने वाली इबादत हैं उनको हम हज के ज़ुमरे में लेते हैं। लेकिन हज का जो रुकने आज़म है वो ये 9 ज़िलहज का दिन है जिसे वकूफ़ अरफा कहते हैं। अरफात के अंदर जो आपका क़याम है और यहाँ आप फिर रात से पहले पहले तक रहते हैं और इस दौरान ये जो क़याम है, ये जो इस वक्त खुश नसीब लोग वहाँ पर मौजूद हैं, इनकी ज़रा अज़मत का अंदाज़ा लगाएं। मेरे करीम आका से असहाब ने जब बार बार पूछा ना कि क्या हज पर जाने वाले और वकूफ़ अरफा करने वाले हर बंदे को अल्लाह ताला जो है वो माफ़ फरमा देता है, तो हुज़ूर ने मुस्कुरा के फरमाया कि जो घर से इरादा करके एहराम बांध के नियत करके दुआएँ करता हुआ तवाफ़े कदूम करने के बाद अगले दिन यहाँ पहुँचे और यहाँ आके मिना में रात गुजारने के बाद अल्लाह सुबह अरफात पहुँच जाए, वो तो हज के तमाम से आया है ना। हुजूर फरमाते हैं उसकी तो क्या कहने। अगर एक चरवाहा अपनी यानी इस मकाम के तकद्दुस और इस दिन की अहमियत को समझे बगैर अपनी भेड़ बकरियों के साथ इस वादी अरफात में से गुजरे और उसको यानी जोहर की नमाज से लेके मगरिब की नमाज तक का कुछ वक्त मैसर आ जाए तो अल्लाह की निगाह में वो भी हाजी करार दे दिया जाता है। यानी अगर एक लम्हे में वहाँ वो भी अपनी तौबा अल्लाह के सामने पेश करे तो अल्लाह उसको एक दफ़ा तौबा करने पे ऐसा पाक कर देता है जैसे पहले दिन पैदा किया हुआ बच्चा होता है। तो आप खुद सोचें कि जो मुसलसल जिनका विरदे जहाँ इस वक्त अल्लाह के सामने अपनी तौबा पेश करना है, अल्लाह से उसकी जन्नत का उसूल का है, अल्लाह की रज़ा को पाना जिनकी इस वक्त वहाँ पर कुल्लियतन तलब है, जो पूरी दुनिया से अपने माल असबाब औलाद दुनियादारी अपने यहाँ के वसाइल हत्ता के मसाइल उन सब से अपने आप को हटा के खालिस हो गए हैं अल्लाह के साथ, वो चरवाहे के लिए ऐसी बशारत है। तो तसव्वुर करें जिन्होंने 5 दिन के लिए अपने आप को अपने रब के सुपुर्द कर दिया है और मिसले मुर्दा सुपुर्द कर दिया है कि जब वो कहता है इन 2 चादरों के अंदर मेरे पास आओ तो कोई तीसरी चादर की जुर्रत नहीं करता, ना किसी के दिल में ख्याल और ख्वाहिश पैदा होती है। वो कहता है ये जो बग़ैर किसी नमदे के और बग़ैर किसी बिस्तर के जो ज़मीन है इसको अपनी चटियल बिस्तर बना लो, ऐसे जैसे कब्र के अंदर तुम्हारे लिए बिस्तर होना है। जो बंदा अल्लाह की रज़ा में ये सारी बातें सुनने के बाद उन पर अमल करता जाता है उसके लिए तो अजर का क्या कहना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा हज़रत साहब, एक तो ये कि तकबीर हमने पढ़नी चाहिए, अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर व ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके अलावा और कौन कौन सी मसनून दुआएं हैं, अज़कार हैं जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा बरकतें समेट सकते हैं? इन अय्याम के अंदर ये जो 10 दिन हैं और बिलखुसूस जो कुर्बानी के जो उर्फियत में 3 दिन जो हम तसव्वुर करते हैं उनके अंदर एहतमाम के साथ
जितना आला अरफा ज़िक्र जो है, ये जो अभी आपने बयान किया जिसे तकबीरात तशरीक कहते हैं, इनको अपना विरद जाम बनाइए नमाज़ों के बाद भी, और असहाब रसूल से तवातुर के साथ असहाब रसूल के मामूल के तौर पर हम तक ये बात पहुँचती है कि हुजूर ख़ुद भी जो है आवाज़ बुलंद पढ़ा करते थे, और असहाब जो हैं वो फ़र्ज़ नमाज के बाद भी, हत्ता के नवाफिल के बाद भी जो है वो कसरत के साथ करते, हत्ता के यहाँ तक कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं कि मस्जिद मदीना तैयबा के बाज़ार के अंदर जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात ज़िंदगी लेने और देने वाले लोग होते, वो भी सलाम करने से पहले जब कोई शख्स बाज़ार में दुकान की तरफ आता हुआ नज़र आता और उसकी आंखें अपने यानी दुकानदार के साथ गाहक की आंखें चार होती, तो इन अय्याम में यानी इस मंजरनामे में ही वो अपनी ज़रूरत तलब करने से पहले तकबीरात एक दूसरे को सुनाना शुरू कर देते। गोया एक माहौल पैदा किया जाता है। और ये क्यों पैदा किया जाता है? असल में ये जो तकबीरात का ऐलान है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर अपना एक इरादा ज़ाहिर करना है कि मालिकुल मुल्क वो तेरे खुश नसीब तरीन बंदे हैं जिन्हें तूने बतौर हाजी इस वक्त वहाँ अपने घर में तलब कर रखा है, जिन्हें वो सादत दे रखी है। मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया, लेकिन मेरी तकबीरात का जज्बा तो तुझ तक पहुँच रहा है, और मैं अपने जज्बे से ये ऐलान कर रहा हूँ कि परवरदिगार मैं भी तेरी तौहीद खालिस पर वैसा ही कारबंद हूँ जैसे वहाँ पहुँचने वाले लोग मौजूद हैं, और मेरी इस तकबीर को अपनी बारगाह में मेरी दुआ के तौर पर ले, ताकि परवरदिगार आलम अगले बरस मैं भी उन खुश नसीब लोगों में शामिल हूँ जिन्हें वहाँ तेरी इस खालिस तौहीद का ऐलान करने का शर्फ हासिल होता है, जहाँ तेरी ख़ास जनाब के अंदर आकर उन लोगों को अपनी तौबा पेश करने का और तुझसे तेरी रज़ा वाली जन्नत पाने का जो है वो एक इनाम अता किया जाता है। मेरा आज का जज्बा ये दुआ है, इसे दुआ के तौर पे कबूल कर, ताकि आइंदा बरसों में मैं इस नेमत से सरफराज किया जाए। डॉक्टर साहब, हमने देखा कि कुछ लोग नियत कर लेते हैं और उनकी नियत ये होती है कि हम इस बार हज पर जाएंगे, लेकिन कुछ हालात की वजह से या कुछ मजबूरियों की वजह से या बुलावा ही नहीं होता तो वो नहीं जा पाते हैं। तो क्या उसके लिए फिर कोई, क्योंकि इरादा तो वो कर चुके थे लेकिन जा नहीं पाए, क्योंकि कहा भी जाता है कि इरादा कर लो तो फिर वो पूरा करना होता है, तो फिर क्या उसके लिए कोई हमें उसके नेमुल बदल के तौर पर कुछ देना होता है, कोई हदिया है, या फिर कोई इसकी जज़ा सज़ा के तौर पर कोई चीज़ है? क्या है? बुनियादी तौर पर एक बात ज़हन में रखें, जब भी कोई कलमा गो हो जाता है ना, कलमा पढ़ने के बाद जैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के 5 अजीम शान असासी जो सुतून है उनका तज़किरा किया, और उनमें 5वां जो रुकन है वो आप और मैं हम सब जानते हैं कि वो हज का रुकन है। और इससे अंदाज़ा होता है कि ये जो ईमानी बुनियादी असासी तकाज़े हैं उनमें से एक तकाज़ा है। जब कोई शख्स इन 5 शराइत पर पूरा उतर जाता है ना, तो उस पर हज फ़र्ज़ हो जाता है, और ज़िंदगी में एक मरतबा का हज फ़र्ज़ होता है। जब हुज़ूर ने ये कहा ना कि लोगों अपने आप को हज के लिए तैयार करो और हज के लिए आमादा करो, तो सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह क्या हर साल इन अय्याम में हमने हज? खामोश हो गए। फिर दोबारा पूछा गया, तीसरी बार जब पूछा गया हुज़ूर खामोश रहे, और थोड़े वक्फे के बाद हुज़ूर ने फरमाया अगर मैं इसका जवाब दे देता तो तुम्हें हर साल जो है तुम पर हज फ़र्ज़ हो जाता, और ज़ाहिर है ये मुशक्क़त वाला अमल था, तुमसे नहीं हो पाना था। अब देखें हुज़ूर की दूर बीनी, दूर अंदेशी का अंदाज़ा लगाएं कि अहले मदीना अहले मक्का के लिए तो शायद हर साल भी जाना आसान था, लेकिन हुज़ूर को पता था कि एक वक्त ऐसा अनकरीब आने वाला है कि जब दुनिया के 6 के 6 आबाद बर आज़मों में मेरे उशाक, मेरे कलमा गो, मेरे उम्मती मौजूद होंगे, और हर एक का दिल करेगा हज पर आने के लिए, तो दूर से हर साल आना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हुज़ूर ने इसको आसान फरमा दिया और ज़िंदगी में एक ही हज फ़र्ज़ किया। 5 बुनियादी शराइत हैं, जब वो 5 शराइत पूरी होती हैं फिर आपके ऊपर हज फ़र्ज़ हो जाता है, और फिर आपका इरादा। वैसे तो कलमा पढ़ने के साथ ही बंदे को हर साल, हर लम्हा, हर दुआ के अंदर ये जो है अल्लाह के सामने ये अर्ज़ी रखनी चाहिए कि मुझे उन खुश नसीब लोगों में शामिल करे जो हज पर जाएँ। अपना इरादा ज़ाहिर करना, इस पर कोई शख्स पाबंद नहीं हो जाता। 5 शराइत होने के बाद हज जो है वो फ़र्ज़ होता है। इरादा और नीयत कर लेने पर हज फ़र्ज़ नहीं होता, मैं इसलिए बता रहा हूँ। सवाब उसका ज़रूर मिलता है, अल्लाह के यहाँ वो एक तकर्रुब का ज़रिया बनता है, परवरदिगार आलम की खुशनुदी मिलती है। हज फ़र्ज़ कब होता है? सबसे पहले मुसलमान होने पर, उसके बाद मुसलमान होने के बाद आकिल होना शर्त है, बालिग होना शर्त है, फिर उसके बाद अगले दर्जे के ऊपर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बताया कि आकिल बालिग मुसलमान जो है उसके लिए असबाब का होना जो है वो ज़रूरी है, आज़ाद होना ज़रूरी है। असबाब के अंदर मैं यहाँ लाजमी तौर पे बयान करना शुरू करता हूँ, इसमें सिर्फ वसाइल ही शामिल नहीं है, जिस्मानी इस्तात भी होनी चाहिए, माली इस्तात भी होनी चाहिए, और सफ़र की सहूलत भी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें होंगी तो फिर हज फ़र्ज़ हो जाएगा। और फिर उसके बाद हज की इस्तात होने के बाद अगर कोई आदमी हज नहीं करता तो हुज़ूर फरमाते हैं अल्लाह को ना उसका कोई फ़र्ज़ पहुँचता है ना कोई उसका नफल पहुँचता है, यानी फिर इतनी अजीम शान इबादत है कि फिर पहले इसका एहतमाम करना चाहिए। इसकी पकड़ बड़ी सख्त होगी। और वैसे तो आपके वालिदैन आपके पास जिनके हयात हैं
उनको मोहब्बत भरी एक निगाह देने से भी, देखने से भी मकबूल हज का सवाब होता है। तो हम दुआ करते हैं कि सबके वालिदैन भी सलामत रहें और जिसके पास इस्तिताअत अल्लाह ताला ने इसको दी है, जिसको तौफीक दी है, वो इस फ़र्ज़ को वहाँ फिज़िकली जाके भी अदा करें। जिसके पास ये पाँचों शराइत जिसकी पूरी उतरती हैं, जो पूरा उतरते हैं इन पाँचों शराइत पर, वो ज़रूर हज के लिए जाए, उसका एहतमाम करे। हमारे साथ डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब इस्लामिक स्कॉलर मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। शो का वक्त ख़त्म हो चुका है। हमारी तरफ से आप सबको दिली ईद मुबारक, और सब अपने अपने प्यारों के साथ खुशियाँ बांटिए, अपने इर्द गिर्द में, अपने गिरदो नवा में सबका ख्याल रखिए और दूसरों के लिए भी अच्छी आसानियाँ पैदा जो मुस्तहिक हैं उनको भी याद रखिए, अपने प्यारों के साथ ईद को भरपूर तरीके से मनाइए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।